ठीक है, सबको आवाज भी आ रही है एंड सबको स्क्रीन दिख रहा है, राइट? Anya is there. Adita, hello Adita, Yes, sir. how are you? I'm fine, sir. Thank you. All right. थोड़े थोड़े डाउट्स भी पूछते रहो तुम लोग, केवल एक बार ही मिल रहे हो. लेट अस स्टार्ट है. तो देखो यहाँ पे फर्स्ट आइटम जो हम करेंगे आज, थोड़ा बैक साइड घुमा देता हूँ. ठीक है. So first item that we'll do today is approach velocity, relative angular velocity, centripetal acceleration and radius of curvature. I think हमने radius of curvature की बात एक दिन की थी, right संतोष? हाँ यस सर. है ना? हाँ, हमने ऐसे लिखा था radius of curvature is v square upon perpendicular acceleration and this perpendicular acceleration is called centripetal acceleration. एक दिन ये बात कर ली थी, ठीक है. अब इस पे ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, बट अप्रोच वेलोसिटी क्या होती है. सपोज देयर आर टू पार्टिकल्स एंड दे हैव अ सेपरेशन x बिटवीन देम. तो मैंने क्या किया, द वन पार्टिकल इज a, अदर पार्टिकल इज b. b is moving with velocity vb, a is moving in some direction with velocity va. तो मैंने मान लो इनका लाइन ज्वाइनिंग के साथ, इफ आई फाउंड एंगल made by the velocity with this line joining particles a and b, there are two particles. So one velocity of particle b along the line joining is vb cos beta and other velocity is vb sin beta. Similarly, particle a has velocity va cos alpha and va sin alpha. So अगर इन दोनों वेलोसिटी का अलग अलग से रिलेटिव वेलोसिटी निकालूं, तो फर्स्ट रिलेटिव वेलोसिटी इज रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग लाइन ज्वाइनिंग, यानी लाइन ए बी. तो आप रिलेटिव वेलोसिटी को, सपोज दिस वेलोसिटी इज ग्रेटर देन दिस वेलोसिटी, मतलब ए का कंपोनेंट इज मोर देन बी का कंपोनेंट अलोंग लाइन ए बी, तो हमने बोला वी ए कॉस अल्फा माइनस वी बी कॉस अल्फा. वाई आर वी सब्ट्रैक्टिंग? क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है. तो एक पार्टिकल चल रहा है वी ए कॉस अल्फा से, एक चल रहा है वी बी कॉस बीटा से. सो रिलेटिव वेलोसिटी मतलब अगर एक पार्टिकल पे बैठ जाए तो दूसरा पार्टिकल इस वेलोसिटी से पास आता दिखेगा. इसी वेलोसिटी को हमने अप्रोच वेलोसिटी बोल दिया है, क्योंकि दूसरा पीछे वाला पार्टिकल इज कमिंग टूवर्ड्स आगे वाला पार्टिकल विद दिस रिलेटिव वेलोसिटी, अप्रोच वेलोसिटी. अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अप्रोच वेलोसिटी? अगर वी कॉस अल्फा इज ग्रेटर देन वी कॉस बीटा है, तो ए वाला ज्यादा आगे चलेगा, बी वाला कम आगे चलेगा. दैट मीन्स ए विल ट्राई टू रिड्यूस द डिस्टेंस बिटवीन देम. ये जो एक्स मैंने लिखा है इसका वैल्यू डिक्रीज होने लगेगा, तो इसको मैं माइनस डी एक्स बाई डी टी लिखता हूं. तो अगर किसी क्वेश्चन में बीच का सेपरेशन कम हो रहा है, अब जैसे टू पार्टिकल्स आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर और दोनों इस तरह से चल रहे हैं कि दोनों का वेलोसिटी लाइन ज्वाइनिंग पे तुम्हें हमेशा पता चल रहा है, तो इस वेलोसिटी का रिलेटिव वेलोसिटी इज कॉल्ड अप्रोच वेलोसिटी एंड दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ सेपरेशन. अगर पीछे वाला पार्टिकल इज मूविंग फास्टर तो माइनस डी एक्स बाई डी टी, इफ आगे वाला पार्टिकल मूव्स फास्टर तो प्लस डी एक्स बाई डी टी. ऐसा रिलेशन मैंने बना दिया. अब इसको यूज करके भी देखेंगे. दूसरा रिलेटिव वेलोसिटी है रिलेटिव वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू लाइन ए बी. पहला लिखा अलोंग लाइन ए बी, दूसरा लिखा परपेंडिकुलर टू लाइन ए बी. तो परपेंडिकुलर टू लाइन ए बी दिस पार्टिकल इज मूविंग विद वी बी साइन बीटा एंड द अदर पार्टिकल इज मूविंग, अपोजिट में चल रहे हैं बेस्ड ऑन द क्वेश्चन. तो अगर मैं एक ऑब्जेक्ट पर बैठ जाऊं, यानी अगर मैं ए पर बैठ जाऊं तो ए वाला रुक जाएगा, रेस्ट पे आ जाएगा, तो बी वाला एक परपेंडिकुलरली रिलेटिव वेलोसिटी से चलता नजर आएगा. तो अगर रिलेटिव वेलोसिटी परपेंडिकुलर वाला निकाला तो वो वेलोसिटी परपेंडिकुलर रिलेटिव वेलोसिटी विल रोटेट लाइन ए बी. मतलब ए से देखने पर बी वाला पार्टिकल अगर परपेंडिकुलरली चलेगा तो ये ऐसे घूमने लगेगा
घूमने वाले वेलोसिटी को ओमेगा कहते हैं क्योंकि ये रिलेटिवली देखा जा रहा है, तो ओमेगा रिलेटिव। तो आगे चल के कभी भी किसी क्वेश्चन में अगर तुम्हें एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए पूछा जाए, अभी तक वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए पूछते थे, अब अगर पूछा एंगुलर वेलोसिटी तो ओमेगा होता है v परपेंडिकुलर अपॉन आर, आर मतलब सेपरेशन। और v परपेंडिकुलर इस क्वेश्चन में है रिलेटिव वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू लाइन ए बी। एक मिनट, हेलो, हेलो, हाँ एक मिनट, किसी का कॉल आ गया था इंपॉर्टेंट। ये लो, तो देखो मैंने आपको दो बातें बोलना कोशिश कर रहा हूं। अगर कोई पार्टिकल का रिलेटिव वेलोसिटी लाइन ए बी, दो पार्टिकल के ज्वाइनिंग लाइन के ऊपर निकाला, तो उससे ये लाइन या तो लंबा हो जाएगा या छोटा हो जाएगा, मतलब सेपरेशन, सेपरेशन इंक्रीजेस और डिक्रीजेस विद रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग ए बी। और अगर मैंने बोला परपेंडिकुलर वाला रिलेटिव वेलोसिटी ले लिया, परपेंडिकुलर टू लाइन ए बी, तो उससे ये दोनों के बीच का सेपरेशन घूमने लगेगा। तो घूमने का स्पीड है ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू वी परपेंडिकुलर अपॉन आर, मतलब लाइन ए बी का लेंथ लिख देना। तो अगर यहां पे दोनों अपोजिट चल रहे हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी कैन बी रिटन एज वी बी साइन बीटा प्लस वी ए साइन अल्फा डिवाइडेड बाय जो भी इनके बीच का सेपरेशन किसी मोमेंट पे है उसको मैंने x लिख दिया। अब x का वैल्यू टाइम के साथ इंक्रीज या डिक्रीज जैसा भी हो रहा होगा, जिस मोमेंट का पूछा जाएगा उस मोमेंट का लिख देंगे। अप्रोच वेलोसिटी का थोड़ा सा बात समझना। द अप्रोच वेलोसिटी इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू चेंज सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल्स। अब इरोडोव में ऐसे दो सवाल दिए हैं, तो मैं दोनों आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। और इसमें अप्रोच वेलोसिटी कॉन्सेप्ट है, ये बड़ी ही स्पेशल कंडीशनल वेलोसिटी जैसी कंडीशनल क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना आना चाहिए। देखो कंडीशनल क्वेश्चंस कैसे हैं, इनमें बड़ी स्पेशल वेलोसिटी यूज होगी। देखो लिखा है अ कैट इज फॉलोइंग अ रैट, रैट इज रनिंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी u, रैट कांस्टेंट वेलोसिटी से चला, ठीक है। अ कैट मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड v, कांस्टेंट स्पीड, and with her velocity always directed towards rat. Consider at t equals to 0 when both are moving perpendicular to each other and separation between them is L. Find acceleration of the cat at t equals to 0. Find time t naught. तो हम यही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले डायग्राम समझ लो। एक कैट है, उसको मैंने C लिख दिया। इससे थोड़ी दूर L डिस्टेंस पे एक रैट है, उसको मैंने R लिख दिया। और रैट चल रहा है U से, बट रैट का कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट मतलब इसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ विल नॉट चेंज, तो रैट विल कंटिन्यू टू मूव परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में। इनिशियली दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो कैट ने रैट को ऐसे सामने देखा, तो कैट विल ट्राई टू मूव टुवर्ड्स द रैट, बट जैसे ही रैट आगे जाएगा तो कैट विल चेंज इट्स डायरेक्शन टू मूव टुवर्ड्स रैट। रैट और आगे चला गया तो कैट विल अगेन चेंज इट्स डायरेक्शन, क्योंकि इसका लिखा है वेलोसिटी ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द रैट। तो आपको दिखेगा कि कैट, रैट तो इस लाइन पे चलता जाएगा आगे, और कैट विल ट्राई टू मूव लाइक दिस एंड होल्ड और कैच द रैट एट सम डिस्टेंस। तो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि इसका मतलब है कैट का स्पीड रैट के स्पीड से ज्यादा होना चाहिए, तभी वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करके विल बी एबल टू कैच। तो ये टी नॉट टाइम पर कैच करेगा, हमको क्वेश्चन में टी नॉट पूछा है। और
एक्सेलरेशन भी पूछा है। एक्सेलरेशन अभी हम निकाल देंगे वही अपने पुराने तरीकों से। तो एक्सेलरेशन भी बताता हूं, अभी केवल टाइम निकालने की कोशिश करते हैं। तो मैंने देखा कि यहां से कैट ने चलना स्टार्ट किया विद स्पीड v, और हमेशा स्पीड v से चले जा रहा है। किसी जनरल पॉइंट पे देखें, किसी जनरल पॉइंट पे मैंने देखा कि कैट यहां पे है और ऐसे टेंजेंशियली चल रहा है। तो इसका मतलब है कैट को रैट इस पोजीशन पे दिख रहा होगा। ये कैट है, मूव कर रहा v से, रैट है, मूव कर रहा u से। ऐसे कंडीशनल वेलोसिटी के क्वेश्चन जिसमें वन पार्टिकल ऑलवेज कीप्स इट्स डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी टुवर्ड्स अदर पार्टिकल, मतलब ये स्पेशल सवाल हो गया। इसमें एक पार्टिकल विल ऑलवेज मूव टुवर्ड्स द अदर पार्टिकल, मतलब दूसरा पार्टिकल किधर भी मुड़ता जाए, पहला वाला हमेशा टर्न करके उसी तरफ एक पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो ये अप्रोच वेलोसिटी जैसा रिलेशन यहाँ पे बनने वाला। चलिए अभी एक रिलेशन बनाते हैं और मान लो यहां पे मैं एंगल थीटा बोल दूं, तो यहां पर भी इस लाइन को मैंने y एक्सिस बोल दिया, इस लाइन को मैंने x एक्सिस बोल दिया। तो यहां पर भी y एक्सिस के साथ थीटा एंगल हो जाएगा। तो दो बार दो इक्वेशंस मैं बनाऊंगा, ये आराम आराम से सीख जाओगे। देखो वेलोसिटी कैट की अगर कंपोनेंट करें तो यहां पे है v cos थीटा और हॉरिजॉन्टल में है v sin थीटा। ठीक है। अगर रैट के वेलोसिटी को देखें तो रैट का वेलोसिटी केवल y डायरेक्शन में, x में कोई वेलोसिटी नहीं। बट कैट हैज वन वेलोसिटी टुवर्ड्स x एक्सिस एंड अदर वेलोसिटी टुवर्ड्स y एक्सिस। अब मैं ऐसे देखूं तो कैट ने v sin थीटा से चला x एक्सिस में और v cos थीटा से चला y एक्सिस में। रैट ने केवल u से चला y एक्सिस में। बट जहां पर भी कैट ने रैट को पकड़ लिया वहां तक का y डिस्प्लेसमेंट दोनों का सेम है, y डिस्प्लेसमेंट सेम है। तो मैंने क्या किया, एक का y वेलोसिटी को टाइम के साथ इंटीग्रेट किया और दूसरे के y वेलोसिटी को टाइम के साथ इंटीग्रेट किया। तो ये दोनों डिस्प्लेसमेंट y डिस्प्लेसमेंट इक्वल कर दिए। अब क्योंकि cos थीटा का फंक्शन हमें मालूम नहीं है, यहाँ पे तो जनरल एंगल थीटा मैंने मान लिया था, तो ये इंटीग्रेट होगा नहीं, बट ये v बाहर आ सकता है। तो v इंटीग्रेशन cos थीटा dt। प्लीज रिमेंबर दिस इज cos थीटा, दिस इज dt, दिस कैन नॉट बी इंटीग्रेटेड क्योंकि cos थीटा d थीटा नहीं है। यहां पे u बाहर आ जाएगा, ये dt इंटीग्रेट हो जाएगा, इसको मैंने t नॉट लिख दिया। तो ये हमारा एक रिलेशन आ गया। इसी तरीके से अगर x एक्सिस का रिलेशन देखें तो x एक्सिस में दिस ऑब्जेक्ट यानी कैट इज मूविंग विद v sin थीटा, बट द डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट वाज l। तो जब कैट ने रैट को यहां पकड़ा तो y एक्सिस पे पकड़ा, इसका मतलब है x में वो l डिस्टेंस चलेगा। तो अब इसको दोबारा लिख रहे हैं, u sin थीटा, सॉरी v sin थीटा, कैट का वेलोसिटी v sin थीटा dt, ये x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है, उसको मैंने l लिख दिया t नॉट तक। इसमें भी v इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, बचेगा sin थीटा dt इज इक्वल टू l। ये भी सॉल्व नहीं हो सकता, ये भी सॉल्व नहीं हो सकता। अब हमारे x और y के इक्वेशन एग्जॉस्ट हो चुके हैं, बट एक इक्वेशन और बचा है जिसमें कैट मूव कर रहा है v से, और ये लाइन ज्वाइनिंग कर दिया मैंने, और ये मूव कर रहा है u से एंगल थीटा पे। सो रैट हैज अ कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी अलोंग लाइन ज्वाइनिंग। तो हमने अलोंग लाइन ज्वाइनिंग वेलोसिटी निकाल दिया CR। ये कैट है, ये रैट है, तो ये कंपोनेंट आ गया u cos थीटा। तो अब एक चल रहा v से और एक दूसरे बाहर भाग रहा है u cos थीटा से। तो ये लाइन का जो लेंथ है वो टाइम के साथ चेंज होगा, क्योंकि अप्रोच वेलोसिटी हो गया लाइन ज्वाइनिंग का रिलेटिव वेलोसिटी। मतलब यहां पे दो कंपोनेंट है लेकिन हम रिलेटिव वेलोसिटी केवल लाइन ज्वाइनिंग वाली ले रहे हैं। तो v माइनस u cos थीटा, और इस वेलोसिटी से दिस वेलोसिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन सेपरेशन। अब सवाल बताओ, कहानी थोड़ा सोच के, पहले दोनों के बीच का सेपरेशन L था, जब कैट ने रैट को पकड़ लिया तो सेपरेशन 0 हो गया, यानी दोनों ने मिलके कितना सेपरेशन कवर किया। तो आप बोलेंगे इस वेलोसिटी को अगर मैं टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं, ऑब्वियसली ये
वेरिएबल वेलोसिटी है तो टाइम के साथ इंटीग्रेट कर दूं तो सेपरेशन में चेंज आ जाएगा। इनिशियल सेपरेशन एल था, बाद में 0, यानी कि टोटल सेपरेशन जो बदल गया इट इज एल। तो यहाँ पे इंटीग्रेट करके माइनस डी एक्स बाई डी टी करके 0 to L कर सकते थे, हमने डायरेक्टली L लिख दिया। अब इसको फिर से देखो, ये v dt हो जाएगा तो v t नॉट माइनस u इंटीग्रेशन कॉस थीटा dt इज इक्वल टू L। यहां पे इंटीग्रेशन कॉस थीटा dt है, यहां भी इंटीग्रेशन कॉस थीटा dt है, इजिली यहां से यहां रिप्लेस हो जाएगा रिलेशन। तो इसको नीचे लिख रहा हूं, यहां थोड़ी जगह कम है, वी टी नॉट माइनस यू इंटू कॉस थीटा dt का ये वैल्यू यू टी नॉट बाई वी यहां से लिख के यू टी नॉट बाई वी इज इक्वल टू एल। थोड़ा सा सॉल्व किया तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर ब्रैकेट टी नॉट बाई वी इज इक्वल टू एल। तो टी नॉट का वैल्यू आया एल वी अपॉन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। एक बार चेक करो हमने कितने रिलेशन बनाए। मुझे क्योंकि कैट टेढ़ा चलते हुए नजर आ रहा था तो मैंने कैट के दो कंपोनेंट कर दिए वेलोसिटी के, एक एक्स एक्सिस का और एक वाई एक्सिस का, बट रैट इज ओनली मूविंग अलोंग वाई एक्सिस, तो हमने ये वाई डिस्प्लेसमेंट सेम कर दिया और एक्स डिस्प्लेसमेंट एल कर दिया। तो दो रिलेशन, एक एक्स का और एक वाई का, तो अलग से बना लिया। लेकिन उन दोनों रिलेशन में हमको ये थीटा का फंक्शन नहीं मालूम था, तो मैंने वी नीड वन मोर इक्वेशन। और जब सेपरेशन चेंज होता है तो मेरा दिमाग कहता है एक बार अप्रोच वेलोसिटी भी, लेट अस फाइंड अप्रोच वेलोसिटी एंड सॉल्व द सिमिलर क्वेश्चन। अब देखो दूसरा सवाल फिर से सेम क्वेश्चन है बट इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया। पढ़ते, A cat is following a rat. Rat is running with constant velocity u. Cat moves with constant speed u, same as rat's speed. तो दोनों का स्पीड u हो गया। अब अगर कैट उसी स्पीड से चले जिस वेलोसिटी से रैट चलता है, तो ये हम, क्योंकि कैट को ज्यादा डिस्टेंस कवर करना है तो जितनी देर में ये वाई एक्सिस पे पहुंचेगा रैट हमेशा आगे पहुंच जाएगा। तो बहुत देर के बाद दोनों वाई एक्सिस पे चलेंगे, लेकिन कैट थोड़ा बाद में वाई एक्सिस पे पहुंचा लार्जर डिस्टेंस कवर करके, तो कैट विल बी बिहाइंड द रैट। मतलब अगर दो लोग सेम स्पीड से चल रहे तो उनके बीच का सेपरेशन ना तो डिक्रीज होगा ना इंक्रीज होगा। फॉर सम टाइम इट विल डिक्रीज, बट आफ्टर दिस कैट रीचेस द वाई एक्सिस सेपरेशन विल नॉट चेंज। तो क्वेश्चन पूछा फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ कैट एट इक्वल टू 0। ये तो सेम जैसे वहां होगा वहीं वैसे ही करेंगे, बट अभी पढ़ाता हूं। क्वेश्चन पूछा फाइंड सेपरेशन बिटवीन देम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम both rat and the cat move along y-axis with fixed separation, यानी बहुत देर के बाद उनका सेपरेशन फिक्स हो जाएगा। वही सेपरेशन सवाल में पूछा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में भी यही, क्योंकि मैंने इसको u वेलोसिटी बोला है तो एक हो गया u cos थीटा, दूसरा हो गया u sin थीटा, और इसका वेलोसिटी u है कांस्टेंट, उसको भी थीटा एंगल पे लिया तो उसका कंपोनेंट हो जाएगा u cos थीटा। तो आपको पता चल रहा है कि cos थीटा में ही दो रिलेशन बना के वी विल इंटरचेंज। यहाँ पे थीटा लिया था, ये cos थीटा, यहाँ पे cos थीटा है, ये sin थीटा है। तो लेट अस राइट वन इक्वेशन। हमने लिखा u cos थीटा dt इज इक्वल टू कोई भी टाइम t पे u cos थीटा dt से ये चला मान लो डिस्टेंस y1, और कैट चलेगा ut डिस्टेंस, उसको हमने लिख दिया y2। ये है रैट का डिस्टेंस, ये है कैट का डिस्टेंस, और अप्रोच वेलोसिटी है, ऐसे लाइन ज्वाइन किया, कैट का वेलोसिटी u है, रैट का वेलोसिटी यहाँ पे u है, उसका एंगल लाइन ज्वाइनिंग पे ले लिया, उसको लिख दिया u cos थीटा। तो u माइनस u cos थीटा dt इज इक्वल टू सेपरेशन में चेंज। और ये सेपरेशन में चेंज
ये तो यही आ गया जो हमने करा। तो चेंज इन सेपरेशन, पहले सेपरेशन मान लीजिए L था और बाद में Y है, तो यहाँ पे लिख देंगे L माइनस Y। ये है Y है फाइनल सेपरेशन। अब इसको मैं यहां पे लिख देता हूं U dt माइनस U cos थीटा dt। U dt को लिख दिया UT। UT माइनस U cos थीटा dt इज L माइनस Y। ठीक है। cos थीटा। दूसरा है कि U माइनस U cos थीटा dt इज L माइनस में, L माइनस। पहले सेपरेशन L था, बाद में सेपरेशन Y है, मुझे यही निकालना है कि बाद का सेपरेशन क्या है। इनिशियल सेपरेशन L। ठीक है। अब U cos theta dt is the displacement, U cos theta dt is displacement of the cat। तो U cos theta dt को मैंने ये UT, ये UT चला गया, ये Y में कुछ डिस्प्लेसमेंट चला गया, उसको मैंने कहाँ फंस रहे हैं, U cos थीटा कैट का वेलोसिटी हो गया, उसको dt से इंटीग्रेट कर दिया, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ कैट आ गया, इसको मैंने y1 बोल दिया। एंड UT इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ रैट, उसको मैंने y2 बोल दिया। तो सेपरेशन y विल बी, अच्छा हाँ, y विल बी, ये ठीक है ना, फिर y सेपरेशन विल बी y2 माइनस y1। तो y इज इक्वल टू ये y2 यानी UT माइनस इंटीग्रेशन U cos थीटा dt। अब UT माइनस U cos थीटा dt यहां पर भी है, उसको हमने y लिख दिया, और यहाँ पे उसी y का वैल्यू कितना चल रहा है, L माइनस वाई। तो यहाँ पे ये y पुट कर रहा हूँ, तो y इज इक्वल टू L माइनस वाई लिखने से 2y इज इक्वल टू L आ गया, यानी सेपरेशन बाद में जो बचा वो L/2 हो गया। तो एक इक्वेशन ये आ गई और एक इक्वेशन ये आ गई। तो हमने बोला पहले पहले दोनों का सेपरेशन L है, और जब दोनों एक दूसरे के पीछे आ जा रहे हैं तो सेपरेशन y है। इसका मतलब है पहले सेपरेशन L से बाद का सेपरेशन y रह गया, तो कितना सेपरेशन डिक्रीज हो गया, चेंज इन सेपरेशन इज L माइनस वाई। तो जो अप्रोच वेलोसिटी है, इससे सेपरेशन चेंज होता है, अप्रोच वेलोसिटी इनटू टाइम इज चेंज इन सेपरेशन। एक और क्वेश्चन देखो, ट्राइंगल प्रॉब्लम लिखा है। एक ऐसा सवाल HCV और एरोडोव में या तुम्हारे मॉड्यूल में भी होगा, जिसमें सपोज कोई भी रेगुलर पॉलीगन है, जिसमें एक पार्टिकल A B की तरफ चलता है, B वाला C की तरफ चलता है और C वाला A की तरफ चलता है। ये तीनों साइड्स का लेंथ L है। तो इसमें भी अप्रोच वेलोसिटी लगा सकते हैं कि ये आगे चला हमेशा B की तरफ, और B यहां आ गया और C आ गया, तो आफ्टर सम टाइम, आफ्टर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, A B C थोड़ा अपनी अपनी जगह से खिसक जाएंगे। तो A को B नए पोजीशन में दिखेगा, तो A विल चेंज इट्स डायरेक्शन एंड मूव टुवर्ड्स न्यू B। B will move towards C, but C is also shifted, तो B will try to move towards नया position of C. C will also move towards new position of A. तो फिर मैंने उस डायरेक्शन में चला के फिर से, और फिर उस डायरेक्शन में चला के फिर से थोड़ा थोड़ा डिस्प्लेस किया, तो आपको लगेगा ये ट्राइंगल का साइज धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है, एंड आफ्टर सम टाइम दिस ट्राइंगल विल गेट रिड्यूस टू 0, और पार्टिकल तीनों ऐसे सेंट्रॉइड पे जाके मीट करेंगे। क्वेश्चन पूछा है
find time when they meet. If A always moves towards B, B always moves towards C, and C always moves towards A. ये तीनों का स्पीड है सेम स्पीड V. टाइम बताना है. तो इस क्वेश्चन में टाइम निकालने के लिए हमने पहले केवल A और B को ही देख लिया, क्योंकि मुझे पता है कि जब दूसरा ट्राइंगल मैंने बनाया था तो उसका शेप भी इक्विलैटरल था, तीसरा ट्राइंगल बनाया था उसका शेप भी इक्विलैटरल था, बिकॉज ऑल थ्री साइड्स आर रिड्यूस्ड बाय सेम डिस्टेंस. तो अगर ट्राइंगल छोटा हो रहा है, तीनों साइड छोटे होंगे तो हमेशा इक्विलैटरल रहेगा. तो अगर घूम रहा है उसको इमेजिन नहीं करे तो A विल ऑलवेज मूव टुवर्ड्स B एंड B इज फॉलोइंग द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल. तो B विल ऑलवेज मूव टुवर्ड्स C, लेकिन C और ABC अगर इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो ये एंगल हमेशा 60 डिग्री है. तो हमने बोला इस V के दो कंपोनेंट हो गए, एक हो गया V cos 60 एंड अदर कंपोनेंट इज V sin 60. तो लाइन AB will be shortened, will decrease its length by this relative velocity जिसको अप्रोच वेलोसिटी कहते हैं. तो यहां पे अप्रोच वेलोसिटी का वैल्यू रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग लाइन जॉइनिंग हो गया, वो आंसर आ गया 3v/2. यानी दो पार्टिकल एक दूसरे के नजदीक 3v/2 से आते जाएंगे, ये दोनों पास आते जा रहे, पास आते जा रहे, पास आते जा रहे. तो जब तीनों सेंटर पे मीट करेंगे तो दो पार्टिकल पास आते आते, ये देखो लाइन पहले बड़ी थी, फिर छोटी हो गई, फिर छोटी हो गई, फिर छोटी हो गई, फिर छोटी, ऐसे करके छोटी होते हुए लाइन का लेंथ 0. सो हाउ मच सेपरेशन दे कवर L डिस्टेंस विद स्पीड 3v/2. तो टाइम डायरेक्टली आ गया L/3v/2. ये देखिए आंसर हो गया. अगर इस क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि पार्टिकल ये ट्राइंगल किस स्पीड से रोटेट हो रहा है, तो ओमेगा निकालने के लिए बोला जाए स्पीड ऑफ रोटेशन, यानी एंगुलर स्पीड ऑफ ट्राइंगल. तो एंगुलर स्पीड के लिए जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी अपॉन सेपरेशन कर देंगे. तो अगर मैंने ए बी लाइन को, ए और बी को ऐसे देखा, तो बी वाला पार्टिकल ए के रिलेटिव V sin 60 से चल रहा है और बी वाला पार्टिकल ए के रिलेटिव पास भी आ रहा है. कितने स्पीड से पास आ रहा है? 3v/2 से. तो किसी भी टाइम पर सेपरेशन L - 3v/2 इंटू टी बचेगा. ये सेपरेशन हो गया किसी जनरल टाइम पे, क्योंकि अगर B इज मूविंग टूवर्ड्स A विथ 3v/2 वेलोसिटी, तो t टाइम में ये आगे बढ़ जाएगा 3v/2 इंटू टी. अब हम A पर बैठे हुए हैं तो आपको ऐसा लगेगा B पास भी आ रहा है और B परपेंडिकुलर भी चल रहा है. तो ओमेगा का वैल्यू होता है परपेंडिकुलर वेलोसिटी अपॉन सेपरेशन. तो किसी टाइम t पर निकाला जाए एट टाइम t, तो परपेंडिकुलर वेलोसिटी तो V sin 60 है, वो तो चेंज नहीं हो रहा, डिवाइडेड बाय सेपरेशन लेकिन चेंज हो रहा है. तो सेपरेशन को हमने टाइम t के साथ लिख दिया L - 3v/2 इंटू टी. L है इनिशियल सेपरेशन, 3v/2 से ये पास आ रहा है, तो किसी भी टाइम पर जो सेपरेशन बचेगा उसके हिसाब से एंगुलर वेलोसिटी इज v/r. तो एंगुलर वेलोसिटी टाइम के साथ ऐसे चेंज होती जाएगी. ठीक है. एक ऐसा ही मैंने एक जनरल सवाल भी देखा दुनिया में, जिसमें रिवर बोट वाला क्वेश्चन था. बोल रहे हैं बोट यहां A से स्टार्ट हुई और बोट को पार जाना है, ये सेपरेशन D है, लेकिन रिवर का वेलोसिटी तो ऐसे राइट की तरफ U है. क्वेश्चन है इफ बोट ऑलवेज मूव्स टूवर्ड्स पॉइंट B with respect to river with speed v. तो बोट के पास जो वेलोसिटी है रिवर के रिस्पेक्ट में v है और उसका डायरेक्शन हमेशा b की तरफ है. तो पूछा फाइंड टाइम टेकन बाय द बोट टू रीच पॉइंट b, और हमने v ग्रेटर देन u है ऐसा मान लिया. तो आप देखो, अगर बोट को A पॉइंट से चलाओगे, B ठीक सामने वाला पॉइंट है, तो बोट जैसे ही चलाओगे तो रिजल्टेंट इधर आ जाएगा, यानी बोट यहां पहुंच जाएगी.
अब बोट जैसे टेढ़ी पहुंच जाएगी तो रिवर उसको आगे ही पुश करता रहेगा, लेकिन बोट को अब बी पॉइंट ऐसा टेढ़ा दिखेगा, तो बोट हैज टू कीप इट्स डायरेक्शन टुवर्ड्स पॉइंट बी। तो अब इन दोनों का रिलेटिव कुछ ऐसे यहाँ पे, सॉरी, इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ यहाँ बनेगा, तो बोट यहाँ पहुंचेगी, फिर रिवर आगे धक्का देगा, अब बोट हैज नया पोजीशन, तो इसको बी अलग पॉइंट पे दिखेगा, तो बोट विल कीप इट्स वेलोसिटी ऑलवेज टुवर्ड्स बी। तो ऐसे घूमते घूमते बोट ऐसे टर्न होते हुए ऐसे घूम के बी पॉइंट पहुंचेगी। ये कैट रैट वाला ही सवाल है, बस इसमें दोनों वेलोसिटीज बोट के पास है, दोनों वेलोसिटी यू एंड वी। पहले क्या होता था, एक वेलोसिटी कैट के पास होती थी, एक रैट के पास होती थी। अगर आप रिवर पे बैठ जाओगे तो एक वेलोसिटी बोट के पास रह जाएगी और दूसरी वेलोसिटी बी के पास आ जाएगी, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो लेट अस टेक अ जनरल पोजीशन एंड सॉल्व। तो हमने एक जनरल पोजीशन देखा, रिवर का वेलोसिटी यू है, बोट का वेलोसिटी वी है, और वो बी पॉइंट की तरफ है। तो मैंने क्या किया, दो बार कंपोनेंट करे। अगर मैं इस एंगल को थीटा मान लूं और इस वेलोसिटी को वी, तो एक कंपोनेंट हो जाएगा वी कॉस थीटा और यहां हो जाएगा वी साइन थीटा। फिर एक बार फिर से हम कंपोनेंट लेंगे, लेकिन अब अप्रोच वेलोसिटी से। वी इधर है बी की तरफ और यू अब सामने की तरफ है, ये एंगल थीटा मान लिया, तो ये एंगल थीटा हो गया, तो यू का कंपोनेंट हो गया यू कॉस थीटा। अब ये जो लाइन है, इस लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग अप्रोच वेलोसिटी हो गया v माइनस यू कॉस थीटा। तो अब यहां देखो v कॉस थीटा जो वेलोसिटी है, v कॉस थीटा को अगर टाइम के साथ इंटीग्रेट कर दो, v कॉस थीटा y डायरेक्शन का वेलोसिटी है, ये रिवर वाला वेलोसिटी, मतलब रिवर के परपेंडिकुलर वाला। तो ये डिस्टेंस रिवर का दिया है d, तो ये d डिस्टेंस कवर होने के लिए जो वेलोसिटी लगेगी वो d इक्वल टू वी कॉस थीटा डी टी, ये हो गया। ऐसे सवालों में फिर से v बाहर आ जाएगा, बट कॉस थीटा डी टी हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, बट उसका डिस्टेंस d ही चलेगा। फिर हमने बोला कि जो अप्रोच वेलोसिटी अगर उसको टाइम के साथ इंटीग्रेट कर दें तो भी डिस्प्लेसमेंट d ही होना वाला है। क्यों? क्योंकि a और b पॉइंट, यानी बोट और b पॉइंट इनिशियली d डिस्टेंस पे थे, फिर बोट चलते चलते b पर पहुंच जाएगी तो सेपरेशन जीरो हो जाएगा। तो मतलब ये सेपरेशन पहले d था, बाद में जीरो हो गया, तो कितना सेपरेशन चेंज हुआ? change in separation is done by change in separation is done by approach velocity। तो मैंने यहां इंटीग्रेशन v dt माइनस यू कॉस थीटा डी टी। फिर से देखो आप, तो बिल्कुल सेम आंसर है। कॉस थीटा डी टी को यहां से v t लिख दिया माइनस u इंटू डी बाई वी लिख दिया इज इक्वल टू डी लिख दिया। अब v स्क्वायर माइनस यहां कुछ v cos थीटा नहीं, डी cos थीटा डी टी को हमने लिख दिया d बाई वी। cos थीटा डी टी डी बाई, तो उसको उधर भेज देते हैं, गलत लिख रहे हैं। वी टी माइनस यू cos थीटा डी टी, यू cos थीटा डी बाई वी लिख दिया। तो क्वेश्चन पूछा है टाइम बताओ, तो वी टी माइनस डी प्लस यू डी बाई वी। क्या कर रहे हैं, कुछ गलत कर रहे हैं ना। v माइनस यू cos थीटा, v माइनस यू cos थीटा डी टी इज d। तो और cos थीटा डी टी को लिख दिया d बाई वी, d बाई वी इस जगह, तो u d बाई वी। तो वी टी इज इक्वल टू v प्लस यू डी बाई वी। टी का वैल्यू यू बी प्लस यू डी अपॉन वी स्क्वायर।
तो बोट का एक वेलोसिटी है v cos थीटा, बोट का दूसरा वेलोसिटी है थीटा, सामने ही लिया है ना, थीटा y के साथ ही लिया है। गलत कर दिया ना, यहीं पे तो गड़बड़ हो गया, सॉरी सॉरी। तुम लोग नोटिस कर पाए, यहाँ गलत थीटा ले लिया, ये गलत थीटा है, ये थीटा है, यहाँ पे थीटा लिया था, दिस इज 90, दिस इज 90 माइनस थीटा, यहाँ थीटा है, यहाँ थीटा, तो ये u sin थीटा हो गया। तो इसीलिए इक्वेशन गलत आ रही है शायद, है ना। जल्दी से इक्वेशन बना लेते हैं, ये गलत आंसर आ गया, तो साइन थीटा का आंसर बनाना पड़ेगा। तो बोट का वेलोसिटी है y एक्सिस में, ऐसे था v, यहाँ था थीटा, ये है v sin थीटा, ये है u, ये है v cos थीटा। तो y एक्सिस में d डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तो v sin थीटा dt इज इक्वल टू d, एंड u का दिस कंपोनेंट इज नॉट u cos थीटा, दिस कंपोनेंट इज थीटा, तो यहाँ पे u sin थीटा हो जाएगा, v माइनस u sin थीटा dt इज इक्वल टू d। तो दो रिलेशन हमारे आ गए, साइन थीटा dt एलिमिनेट होगा, ये गलत लिख दिया था पहले, cos थीटा dt वाला रिलेशन गलत हो गया। मैं पागल हो चुका हूँ, आई एम वेरी सॉरी, फिर से पागल। cos थीटा तो सही लिखा था, ये v cos थीटा है, ये v sin थीटा, यहाँ u का कंपोनेंट गलत लिख दिया था बस, तो ये सही लिखा था, इंटीग्रेशन u cos थीटा dt, इंटीग्रेशन v cos थीटा dt इज d, इंटीग्रेशन u माइनस v sin थीटा dt इज इक्वल टू 0, v माइनस u sin थीटा dt। तो इक्वेशन फिर से देख लो, ये पार्टिकल चल रहा v वेलोसिटी से, रिवर आगे चल रहा u वेलोसिटी से, मैंने इस एंगल को थीटा लिया, तो ये हो गया v cos थीटा, इधर हो गया v sin थीटा। बोट ऐसे चल के वापस b पे पहुंच गया, तो x डायरेक्शन में बोट का डिस्प्लेसमेंट 0 है, y डायरेक्शन में बोट का डिस्प्लेसमेंट d है। तो मैंने सोचा कि y डायरेक्शन के वेलोसिटी को अगर टाइम के साथ इंटीग्रेट कर दूं तो y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, जबकि x डायरेक्शन के वेलोसिटी को अगर सेम टाइम के साथ इंटीग्रेट कर दूं तो 0 डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो ये हमारा रिलेशन हुआ ut माइनस v sin थीटा dt इज इक्वल टू 0। तो ut इज इक्वल टू v इंटीग्रेशन sin थीटा dt, ये एक रिलेशन हो गया, ये एक दूसरा रिलेशन हो गया। अब तीसरा रिलेशन अप्रोच वेलोसिटी का, अप्रोच मतलब जो लाइन पे चल रहा है उसी लाइन का अलोंग, तो ये v से चल रहा है b की तरफ, u का कंपोनेंट इधर थीटा है, तो ये u sin थीटा हो गया। तो v माइनस u sin थीटा को टाइम के साथ इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये सेपरेशन में चेंज है, इनिशियल सेपरेशन a और b का था d, बाद में है 0, तो vt माइनस u sin थीटा dt इज इक्वल टू d है, और sin थीटा dt का वैल्यू ut बाई v है, तो vt माइनस u इंटू ut बाई v इज इक्वल टू d कर दिया, तो यहां से टाइम आ गया dv अपॉन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ये ठीक लिखा है ना, अब सही कर दिया। पहले जो है मामला यहाँ गड़बड़ कर दिया था हमने, ये अप्रोच वेलोसिटी का फॉर्मूला गलत लिख दिया था, मतलब अप्रोच वेलोसिटी का कंपोनेंट गलत ले लिया था, दिस इज वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग लाइन जॉइनिंग। चलो ठीक है, अब थोड़ा सा अप्रोच वेलोसिटी का एक क्वेश्चन और करते हैं, ये पढ़ो, लिखा है मीटर स्टिक इज लाइंग ऑन हॉरिजॉन्टल टेबल, its end A is pulled up so that it moves with constant velocity 4 मीटर पर सेकेंड, इसको 4 मीटर पर सेकेंड से चला रहे हैं, एंड B स्लाइड्स ऑन द फ्लोर, अगर मैं उसको B को A को ऊपर खींचूंगा तो B इधर चलेगा, मान लो U से चल रहा है, क्वेश्चन पूछा है, या VB से चल रहा है, क्वेश्चन पूछा है
how much time t naught, after how much time speed of end B becomes equal to speed of end A. तो मान लीजिए किसी समय पर ये एंगल थीटा है, तो यहाँ 90 माइनस थीटा होगा क्योंकि दोनों के बीच का एंगल ऐसे 90 बन रहा है। तो मैंने रॉड का ऐसे लाइन ड्रॉ कर लिया, तो बी वाले एंड का अलोंग द रॉड कंपोनेंट है वीबी कॉस थीटा, और ए वाले एंड का अलोंग द रॉड कंपोनेंट है वीए साइन थीटा। तो आप कहेंगे अप्रोच वेलोसिटी विल बी वीवी कॉस थीटा माइनस वीए साइन थीटा। उसी को लिखते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ सेपरेशन। बट रॉड का लेंथ कांस्टेंट होता है, इसलिए रॉड का पीछे वाला एंड जिस वेलोसिटी से लेंथ को रिड्यूस करने की कोशिश करेगा, आगे वाला वेलोसिटी विल ट्राई टू इंक्रीज द लेंथ विद द सेम रेट। इसलिए रिलेटिव अप्रोच वेलोसिटी ऑफ एनी 2 पॉइंट्स ऑफ अ रिजिड बॉडी, यानी किसी भी ऐसे ऑब्जेक्ट का जिसका शेप फिक्स है, इज 0। तो हमने दोनों का अप्रोच वेलोसिटी निकाला, यानी कि जो 2 पॉइंट हैं उनको आपस में ज्वाइन करो और उनका जो वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग लाइन ए बी है उनको इक्वेट कर दो। तो फॉर्मूला बना वीए कॉस थीटा इज वीबी साइन थीटा। अब यहां रिलेशन आ गया वीबी इज इक्वल टू वीए टैन थीटा। नीचे वाला एंगल थीटा है, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है दोनों इक्वल हो जाए। इक्वल तब होगा जब टैन थीटा 1 हो जाएगा, टैन थीटा 1 तब होगा जब थीटा 45 हो जाएगा। इसका मतलब है जब एंगल 45 डिग्री घूम चुका होगा तभी इनके बीच का सेपरेशन, मतलब इनका वेलोसिटी इक्वल हो जाएगा। वीबी इज इक्वल टू वीए। सवाल पूछा है ऐसा टाइम बताओ जब ये वीबी दोनों के इक्वल हो जाए। अगर ये एल लेंथ का रॉड है तो इसका बेस L बाय रूट 2 हो जाएगा 45 डिग्री पर, और हाइट भी L बाय 2 हो जाएगी, L बाय रूट 2 हो जाएगी, क्योंकि ये तो 45 डिग्री का ट्राइंगल बन गया। तो फिर इसका हाइट अगर मुझे पता चल गया तो इस हाइट को 4 मीटर पर सेकेंड से तुम इंक्रीज कर रहे हो, तो टाइम टेकन विल बी लेंथ ऑफ रॉड यानी डिस्प्लेसमेंट ऑफ एंड ए डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, और इस तरफ जो वेलोसिटी आ रही है वो वीए आ रही है, तो L बाय रूट 2 डिवाइडेड बाय वीए जो कि दिया हो 4 मीटर पर सेकेंड। आंसर आ गया। फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एंड बी इन टाइम टी नॉट। तो हमने जब रॉड को इनिशियली देखा तो रॉड ऐसे लेटा हुआ है, ऐसे मान लो। तो रॉड का एंड बी इस कॉर्नर यानी ओरिजिन से कितना दूर है, L डिस्टेंस दूर है। जब दोनों के स्पीड सेम हो गए तो ये रॉड का लेंथ L ही रहा, लेकिन ये एंगल 45 बन गया। तो अब ये जो B पॉइंट है ये कितना दूर दिख रहा है, आपने बोला L बाय रूट 2 दिख रहा है क्योंकि 45 डिग्री का ट्राइंगल है। तो पहले B यहां पे था, अब B L बाय रूट 2 पे है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ B इज L माइनस L बाय रूट 2। अब इस क्वेश्चन में मीटर स्टिक लिखा है। मीटर स्टिक का मतलब है लेंथ ऑफ रॉड 1 मीटर की होती है, तो लेंथ की जगह 1 मीटर रख देंगे दोनों आंसर में, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एंड बी भी आ जाएगा, और ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ एंड ए भी तुमने निकाल लिया है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ एंड बी आ गया और टाइम भी आ गया। ठीक है, लेकिन इसमें क्या मजेदार चीज लगाया कि अप्रोच वेलोसिटी 0 कर दिया, यानी कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी along the rod is 0, मतलब is along the component of velocity along the rod of both ends is same। अगर कभी कोई रॉड ऐसे दिख रही है, अब इस रूल को समझना, बाद में कंस्ट्रेंट में ये रूल काम आएगा। मान लो ये V1 से एंड चल रहा है, ये V2 से चल रहा है, और ये रॉड दिया हुआ है, तो आप कहेंगे पहले तो रॉड का लेंथ के अलोंग ऐसे लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये एंगल थीटा 1 है, मान लो ये थीटा 2 है, तो इसका एक कॉम्पोनेंट हो जाएगा V2 cos थीटा 2 और इसका हो जाएगा V1 cos थीटा 1। सोचिए V1 cos थीटा 1 अगर ज्यादा हो तो रॉड की लेंथ इंक्रीज हो जानी चाहिए, और पीछे वाला जो दौड़ रहा है पार्टिकल उसकी वेलोसिटी ज्यादा हो
तो रॉड श्रिंक हो जाएगा, बट रॉड रिजिड है तो v1 cos थीटा 1 इज इक्वल टू v2 cos थीटा 2, यानी कि कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग द रॉड इक्वल है दोनों एंड पे। तो ये एक लॉजिक है जिसको आज से आप पकड़ लीजिए, और इस पर बेस्ड कुछ सवाल अब हम कर लेते हैं। अब ये हम लोग कंस्टेंट स्टार्ट कर रहे हैं अप्रोच वेलोसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। बाद में हम इसको एक दूसरे रिलेशन में कन्वर्ट कर देंगे विच इज वर्चुअल वर्क डन मेथड। तो इसको देखो जरा, यहां पे एक पी पॉइंट है, धागा बना हुआ है जिसका एक पी पॉइंट है जिसको v वेलोसिटी से पुल कर रहे हैं, देखो v वेलोसिटी से पुल कर रहे हैं, और ये पार्टिकल मास m का जो है इसका एंगल थीटा बन रहा, मान लो इसका वेलोसिटी ये बीड है तो ये रॉड के अलोंग चल रहा है u से। क्वेश्चन पूछा u का वैल्यू बताओ v के टर्म्स में, तो हमने कहा कि एक एंड का वेलोसिटी तो v है अलोंग, ये तो अलोंग द थ्रेड है, अलोंग द थ्रेड, लेकिन दूसरे एंड का वेलोसिटी अलोंग द थ्रेड नहीं है। दूसरे एंड का वेलोसिटी अलोंग द थ्रेड अगर कंपोनेंट ले तो u cos थीटा हो जाएगा। अभी अभी मैंने क्या सिखाया कि जो वेलोसिटी एक एंड का, मतलब कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग द रॉड, यहां पे लिख दिया अलोंग द थ्रेड एट बोथ एंड्स, इससे तो यहां पे इसका u cos थीटा और इसका v दोनों बराबर रिलेशन बना, v इज इक्वल टू यू cos थीटा। तो अगर दो एंड्स हैं और दोनों का वेलोसिटी का कंपोनेंट आपको दिख रहा है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, लेकिन इसको अभी एक और मेथड से करेंगे, बट यू कैन राइट द रिलेशन डायरेक्टली। एक बार इसको देखो, यहां एक ब्लॉक है जिसको मैंने मान लिया u वेलोसिटी से चल रहा है, जबकि ये एंड को मैं ऊपर की तरफ खींच रहा हूं v नॉट से। तो आप बोलेंगे एक हॉरिजॉन्टल है एक वर्टिकल है, ये तो रॉड जैसा सवाल हो गया। ये धागा है, दिस थ्रेड कैन बी एक्सटेंडेड लाइक दिस, तो दिस थ्रेड इज मेकिंग एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, दैट मींस 90 माइनस थीटा विद वर्टिकल। तो वेलोसिटी का अलोंग द थ्रेड कंपोनेंट हुआ v नॉट साइन थीटा, और u का अलोंग द थ्रेड कंपोनेंट हुआ u cos थीटा। तो आपको अलोंग द थ्रेड कंपोनेंट इक्वल कर देना है, यानी v नॉट साइन थीटा इक्वल टू u cos थीटा। तो u का वैल्यू v नॉट tan थीटा आ गया। ये कंस्ट्रेंट ऐसा है जिसमें लेंथ ऑफ थ्रेड चेंज नहीं हो रहा, सो लेंथ ऑफ थ्रेड कांस्टेंट है, इसका मतलब अप्रोच वेलोसिटी लेंथ ऑफ द थ्रेड इज कांस्टेंट। तो जो भी अप्रोच वेलोसिटी है वो 0 है, मतलब वन एंड मूव्स विद द सेम वेलोसिटी एज अदर एंड अलोंग द लेंथ ऑफ थ्रेड, ठीक है। तो आपने ये भी नोटिस किया कि अगर ये वाला एंड u से चल रहा है, ये नीचे वाला एंड देखो u से चल रहा है, तो इसका कंपोनेंट अलोंग द थ्रेड u cos थीटा है, मतलब ये ब्लॉक u से चलता रहेगा, ब्लॉक u से चलेगा, बट द वेलोसिटी विद विच इट विल रिड्यूस द लेंथ ऑफ थ्रेड इज u cos थीटा। u से चल रहा है बट लेंथ रिड्यूस करने का वेलोसिटी u cos थीटा। तो अगर सिंगल थ्रेड से ऐसे डायरेक्टली दो ब्लॉक जुड़े हैं, आप डायरेक्टली रिलेशन लिख सकते हैं। मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, चलो इसको देखते हैं या इसको बाद में देखते हैं। चलो एक एग्जांपल और लेता हूं सिंगल थ्रेड वाला। देखो ये रहा, यहां पे ये सिंगल थ्रेड का सवाल है, ये वाला। इसमें एक ब्लॉक ऊपर वाला चल रहा है 8 मीटर पर सेकंड से, नीचे वाले ब्लॉक का वेलोसिटी पूछा है, तो आप डायरेक्टली रिलेशन लिख सकते हैं कि इफ वेलोसिटी ऑफ b इज आस्क्ड, तो b के वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग द थ्रेड क्या है। तो आपको पकड़ना है यही कंपोनेंट अलोंग द थ्रेड, प्यार से सेम करना। तो v इसके कंपोनेंट नहीं लेने, a के नहीं लेने, a का वेलोसिटी तो अलोंग द थ्रेड है ही। ये देखो धागा हॉरिजॉन्टल है तो a इज मूविंग हॉरिजॉन्टल, ये तो अलोंग द थ्रेड है। b इज नॉट, b इज मूविंग एल्सवेयर, तो vb cos 37। तो लिखा va इज इक्वल टू vb cos 37। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 37? तो va इज इक्वल टू, va दिया हुआ 8 और cos 37 होता है 4/5, तो vb का वैल्यू हुआ 10 मीटर पर सेकेंड। आंसर आ गया इस क्वेश्चन का, ठीक है। इस सेकंड क्वेश्चन को देखो, इस वाले सवाल को, इसमें जो थ्रेड है उसको एक्सटेंड कर लो, इस थ्रेड को भी एक्सटेंड कर लो,
ये वाला B को चला लो VB से, A को चला रखा है 10 से, तो A के वेलोसिटी का ये एंगल 53 बन रहा है, तो इस A का वेलोसिटी अलोंग द थ्रेड, देखो थ्रेड को मैंने एक्सटेंड कर दिया, अलोंग द थ्रेड आया 10 cos 53, और इसका आया अलोंग द थ्रेड VB cos 37। तो आंसर हुआ 10 cos 53 इज VB cos 37। तो दो ब्लॉक है, एक थ्रेड है, बहुत ही इजीली आप इक्वेशन बना सकते हैं। इसी रिलेशन को कंस्ट्रेंट रिलेशन कह रहे हैं, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ऑफ टू बॉडीज। अभी और प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन यहां तक पहुंच गए। सो दिस रिलेशन इज कॉल्ड कंस्ट्रेंट रिलेशन। कंस्ट्रेंट रिलेशन का मतलब होता है रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन ऑफ, यानी मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज। अब कनेक्टेड होने के दो कारण, दो तरीके हो सकते हैं, या तो धागे से बंधे रहते हैं, या फिर स्ट्रिंग से बंधे, मतलब धागे से बंधे रहते हैं, स्ट्रिंग तो सेम ही होगी, या फिर सरफेस के कांटेक्ट में रहते हैं। यानी अगर एक ऑब्जेक्ट का सरफेस दूसरे ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में है, तो धक्का देने से दोनों बराबर भी चल सकते हैं। तो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट में मैं आपको एक मेथड और बताता हूं। एक तो हो गया अप्रोच वेलोसिटी का, तो अगर दो ऑब्जेक्ट्स कनेक्टेड दिखें और एक धागा हो, तो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग द थ्रेड लेके इक्वेट कर दो, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। यू डोंट हैव टू सॉल्व अनदर। अब हम लोग एक मेथड कर रहे हैं कंस्ट्रेंट रिलेशन निकालने का। इसमें बहुत सारे ब्लॉक और मल्टीपल थ्रेड्स होंगे, तो इसको स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट बोल रहे हैं। यानी 2 या 3 या 10 ऑब्जेक्ट्स, कितने भी ऑब्जेक्ट्स स्ट्रिंग्स के साथ आपस में जुड़े हैं, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। इस मेथड को बोलते हैं वर्चुअल वर्क डन मेथड बाय टेंशन। और रूल ये है कि टेंशन का वर्क डन टोटल हमेशा सिस्टम पे 0 होता है, क्योंकि टेंशन, अगर स्ट्रिंग स्ट्रेस्ड है तो इसमें टेंशन तो होगा, लेकिन स्ट्रिंग ना तो सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज करता है ना डिक्रीज करता है, क्योंकि इसका कोई मतलब इंटरमोलिकुलर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा। तो स्ट्रिंग जो फोर्स है वो जैसे एक धागा है, उससे मैं दो ब्लॉक्स कनेक्ट कर दूं। अब एक ब्लॉक को अगर x डिस्टेंस आगे चलाऊं, तो तुम बोलोगे सर धागा तो बिल्कुल इंक्रीज भी नहीं हो रहा ना डिक्रीज हो रहा है, दैट मींस अदर ब्लॉक विल आल्सो मूव विद द सेम डिस्प्लेसमेंट x। तो अगर यहाँ पे टेंशन T है, तो यहाँ भी टेंशन T है, धागा एक ही है। बट यहाँ पे टेंशन डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है, तो वर्क डन माइनस TX है। और यहाँ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में, तो वर्क डन प्लस TX है। तो माइनस TX और प्लस TX को ऐड करके देखा तो 0। तो तुमने बोला इस जगह पर जितना ये धागे ने एनर्जी दिया पीछे वाले ब्लॉक को, आगे वाले ब्लॉक से उतना एनर्जी ले लिया। मतलब जितना नेगेटिव वर्क डन है उतना ही पॉजिटिव है, तो एक धागे के दोनों एंड के वर्क डन का सम हमेशा 0 आएगा। तो अगर ये रिलेशन हम लोग यूज करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट का हमको रिलेशन मिल जाता है। जरा पहला क्वेश्चन देखो, है ना। अभी अभी कई सारे धागे वाले सवाल करेंगे, पहला सवाल करते हैं। तो मैंने बोला कि जितने भी ब्लॉक्स है, तुमने बोला इस क्वेश्चन में तो 2 ही ब्लॉक्स हैं, सब पे होने वाले टेंशन के वर्क डन का, तो हमने इस थ्रेड का टेंशन T मान लिया, तो यहाँ T लिख दिया, पीछे वाले ये ए बी ब्लॉक के लिए T। फिर ये धागा ऐसे घूम के गया, तो यहाँ पर भी T हो गया, और ये धागा यहाँ से घूम के गया, तो यहाँ भी T हो गया। तो ये T और T मिलके इस थ्रेड का टेंशन 2T हो गया, और इस थ्रेड का टेंशन भी 2T हो गया। तो ब्लॉक बी को देखो ध्यान से, तो उस पे T और 2T, दो टेंशन दोनों लेफ्ट में है। तो ब्लॉक बी को मैंने अलग से बनाया, तो उसमें टोटल टेंशन 3T है, लेकिन वो V0 से आगे जा रहा है। तो बस इनको मल्टीप्लाई करना है, लेकिन डॉट प्रोडक्ट है, अपोजिट है तो माइनस लिखेंगे, सेम डायरेक्शन है तो प्लस लिखेंगे। ए को मैंने आगे मान लिया किसी VA वेलोसिटी से चलता हुआ, लेकिन ए पर दो थ्रेड का टेंशन 2T हो रहा है, तो हमने दोनों का सम 0 कर देना है, यानी 2T इंटू VA
माइनस 3t इंटू वी नॉट इक्वल टू 0। ये माइनस इसलिए लगाया क्योंकि टेंशन एंड वेलोसिटी अपोजिट में है। डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा। अगर थीटा 0 है तो कॉस थीटा +1 लिखेंगे, थीटा 180 है, कॉस थीटा इज -1। तो अभी t से t हटा दें तो क्या 2va इज इक्वल टू 3v0 हो जाएगा। तो va का वैल्यू 3 इंटू v0 का वैल्यू दिया नहीं है, v0 बाय 2 आंसर आ गया। इसी तरीके से ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसको देखते हैं, यहां टेंशन t लिखा है, ये धागा सेम है, यहां भी t लिख दिया, ये धागा ऐसे ऊपर से गया, यहां भी t लिख दिया, फिर ये इधर से जाके फिर मुड़ गया, यहां भी t लिख दिया। तो इस पुली पर, ये जो पुली है जो ब्लॉक ए से कनेक्टेड है, उस पुली पर एक थ्रेड ये रहा, एक थ्रेड ये रहा, और बीच में भी एक थ्रेड है, वो भी इधर से घूम के आया, वो भी टी है। तो ये जो सेंटर वाला इधर की तरफ थ्रेड है, ये पुली को बैलेंस करेगा या मासलेस पुली को समझेगा। तो यहाँ पे कितना टेंशन लगाएगा, 3t। तो यह इस राइट में टेंशन टी टी एंड टी 3t है, तो लेफ्ट वाले धागे में भी टेंशन 3t। तो फिर हमने कहा कि ब्लॉक ए पर टोटल टेंशन 3t है और ब्लॉक बी पर टोटल टेंशन t है। अब ब्लॉक बी पे एमजी भी है ना, ना ना, हम केवल टेंशन देख रहे हैं। तो ब्लॉक बी मान लो नीचे चला वीबी से, और ब्लॉक ए मान लो राइट में चला वीए से। तो आप बोलेंगे यहाँ पे टेंशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है, तो 3t इंटू वीए ये प्लस में लिख दिया, और यहाँ टेंशन और वेलोसिटी अपोजिट में है, तो माइनस टी इंटू वीबी, यानी जहां का टेंशन वहीं की वेलोसिटी मल्टीप्लाई करो, फिर टी कट जाएगा, तो आ गया वीए इज इक्वल टू वीबी बाई 3, या 3va इज इक्वल टू वीबी। इस पूरे मेथड को वर्चुअल वर्क डन कह रहे हैं, और इसमें सारे क्वेश्चंस में यही करते रहना है। अब देखो तीसरा सवाल थोड़ा और ट्रिकी है। यहाँ पे दो ब्लॉक है, एक 2m का ब्लॉक है, एक 3m का ब्लॉक है, लेकिन जो एंड है वो बंधा हुआ नहीं है, उसको हम खींच रहे हैं, वो पॉइंट P है। तो जब ऐसे फ्री पॉइंट पर फोर्स लग रहा हो, तो फ्री पॉइंट को भी ब्लॉक इमेजिन कर लो। सवाल में वो मासलेस ब्लॉक बन जाएगा, लेकिन इसको भी एक ब्लॉक मान लिया आपने, पी पॉइंट को। तो पी पॉइंट पर हम खींच रहे हैं, लेकिन धागा यहां से चल रही है, तो मैंने इस थ्रेड को टेंशन टी लिख दिया। तो पी ब्लॉक पे टेंशन पीछे की तरफ हो गया टी, ये पी ब्लॉक। फिर यहां पे टी है, ये भी टी है और ये भी टी है, यानी इसको मैं ए बोलता हूं और इस दूसरे ब्लॉक को बी बोलता हूं। तो ए ब्लॉक पे टोटल टेंशन हो गया टी टी और टी तीनों मिला के 3t, जबकि बी वाले ब्लॉक पे टोटल पीछे की तरफ टेंशन दिख रहा है 2t। ये टी है, ये टी, और पी ब्लॉक पे भी एक टी दिख रहा है। तो मैंने पी ब्लॉक का वेलोसिटी मान लिया v1, ए का वेलोसिटी मान लिया, ये ऐसे vp मान लेते हैं, ए का वेलोसिटी va, और बी वाले ब्लॉक का वेलोसिटी vb। अब जिधर जिसको मानना है वो मान सकते हो। जैसे मैंने मान लिया बी वाला लेफ्ट में चल रहा है, ए वाला राइट में चल रहा है, और पी वाला भी राइट में चल रहा है। तो ए वाला भी राइट में चल रहा है, बी वाला लेफ्ट में चल रहा है। अब इक्वेशन बना रहे हैं, इसमें राइट माना है तो 3t इंटू वी ए, इसमें 2t इंटू वीबी प्लस 2t इंटू वीबी, इसमें t और vp अपोजिट में है, माइनस टी इंटू वीपी इज इक्वल टू 0, ये vp। तो इससे देखें तो एक रिलेशन बन गया 3va प्लस 2vb माइनस vp इज इक्वल टू 0। ऐसे 3 ब्लॉक हैं तो रिलेशन को बोलते हैं कंस्ट्रेंट रिलेशन। 10 ब्लॉक हैं तो भी रिलेशन कंस्ट्रेंट रिलेशन। यही करते रहना है। तो बहुत सारे ब्लॉक्स हैं तो क्या करेंगे, तो भी यही करते रहेंगे। तो लेट अस ट्राई दिस क्वेश्चन। इस सवाल को जल्दी से आप देख के आंसर वर्बली बता सकते हो क्या, ये वाले को? तो जी वाला जो ब्लॉक है, यहां पे टेंशन टी मान लिया मैंने, तो यहां भी टी हो गया, ये टी और टी मिलके यहां 2t हो गया।
फिर ये 2t, यहां पर भी 2t हो गया क्योंकि ये सेम थ्रेड ऐसे घूम के आ रहा है, सेम थ्रेड है, ये पूरा एक ही थ्रेड है, यहाँ पे 2t लिख दिया। फिर 2t मिलके इस पॉइंट पर 4t हो गया, ये भी 4t लिख दिया, मतलब ये 4t हो गया। तो जो ये जो बड़ा वाला ब्लॉक लंबा वाला दिख रहा है, इसमें 4t और 2t और t, यानी टोटल टेंशन है 7t, और इसका वेलोसिटी दिया 10, तो 7t ऊपर है, 10 नीचे है, माइनस लगा दिया। और ये जो m वाला ब्लॉक है, इसका टेंशन t है ऊपर की तरफ, मान लो इसको ऊपर चला दिया v1 वेलोसिटी से, तो tv1। दो ही ब्लॉक्स हैं इस कहानी में, तो दोनों का सम कर दो 0। 3 होंगे तो 3 का सम कर दो 0, तो v1 का वैल्यू आया +70। ये आंसर प्लस ये बता रहा है कि जो डायरेक्शन हमने अज्यूम किया है वो सही डायरेक्शन है। अगर माइनस में हमारा आंसर आ गया तो जो डायरेक्शन हमने अज्यूम किया उसका उल्टा डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन पहले करते हैं, ये वाला। अब तुम कहोगे कि साहब इसमें तो 4 ब्लॉक्स दिख रहे हैं। हाँ, तो देर आर 4 ब्लॉक्स, ये मास कुछ m दिया हुआ है। अभी हम एफबीडी नहीं बना रहे, अभी हम इक्वेशन सॉल्व नहीं कर रहे, अभी हम एक्सेलरेशन के वैल्यूज नहीं निकाल रहे, वी आर जस्ट फाइंडिंग रिलेशन बिटवीन वेलोसिटीज और रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन। तो अभी वेलोसिटी का रिलेशन निकाले। मान लो इसको मैंने v1 v बोल दिया, इसको v0 बोल दिया, इसको v1 बोल दिया, इसको v2 बोल दिया, सबको नीचे ही मान लिया। अब यहां टेंशन t लिख दिया, यहां टेंशन t लिख दिया, यहां टेंशन 2t लिख दिया, यहां टेंशन 4t हो गया। तो इक्वेशन बना -4tv -2tv0 -tv1 -tv2 इक्वल टू 0। याद रखिए डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी का रिलेशन सेम ही है। अगर इसमें डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन पूछेंगे तो भी यही आंसर है। तो हमारा 4v + 2v0 + v1 + v2 इक्वल टू 0, ये एक रिलेशन हो गया। कितने ब्लॉक्स के बीच में रिलेशन आया? देर आर 4 ब्लॉक्स, आई कुड मेक रिलेशन बिटवीन 4 वेलोसिटीज। यहां पे 3 ब्लॉक्स हैं ए बी सी, इसको मैंने va मान लिया, इसको मैंने vb मान लिया, इसको मैंने vc मान लिया। यहाँ पे टेंशन t है, यहाँ पे 2t है, यहाँ पे फिर t है, -tva -2tvb -tvc इक्वल टू 0 करा, t काट दो, रिलेशन आ गया। इसमें कर लेते हैं। मैंने अभी सिखाया कि अगर थ्रेड का कोई एंड ओपन दिखे तो उस ओपन एंड पे भी ब्लॉक मान लो और फिर चला लो उसको, लेकिन धागे में टेंशन टी मान लें। तो यहाँ पे टी है, ये भी टी हो गया, ये टी हो गया, ये भी टी हो गया, टी टी, तो ये वाला 2t हो गया। अब इस ब्लॉक का टेंशन टी है, तो t इंटू इस ब्लॉक का वेलोसिटी ऊपर मान लिया v या v1, और इस ब्लॉक का वेलोसिटी मान लिया v2। तो इसमें ऊपर वाला ब्लॉक देखो ध्यान से, ये वाला ब्लॉक है जिसको मैंने मान लो a बोल दिया। तो इस ब्लॉक में धागा नीचे है, टेंशन t, वेलोसिटी v1 मान लिया, तो t v1 माइनस में, ये ब्लॉक का टेंशन 2t, वेलोसिटी v2 +2t v2 इक्वल टू 0, यानी v1 इज इक्वल टू 2v2। ऐसा रिलेशन है। सो कंस्ट्रेंट रिलेशन का अगर सिंगल धागा सिंगल थ्रेड सिंगल रॉड वाला क्वेश्चन है और दो एंड पे एक एक चीज बंधी हुई है, जैसे इस क्वेश्चन में पूछा जाए कि ये एंड v1 से चल रहा है, ये v2 से चल रहा है, तो आप कहेंगे दी कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग द रॉड इक्वल कर लो, आ गया। आपको कंस्ट्रेंट की जरूरत, मतलब t1 v1 करने की जरूरत नहीं। बट अगर कई सारे धागे, कई सारे ब्लॉक, कई सारे एंगल हैं, तो आप डायरेक्टली t1 v1 t2 v2 करके भी सॉल्व कर सकते। तो एक बार और ये जो पीछे थे उनको ट्राई करते। मान लो ये क्वेश्चन है, फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ही एज शोन इन द फिगर। इस डायग्राम से आंसर बताओ। अपने ये जो फोटो बना है उसी में आप अगर ऐसे देखे तो यहाँ टी और टी लिख दिया, तो यहाँ 2t लिख दिया मैंने, 2t मिलके यहाँ 4t हो गया, 4t ऐसे उड़ते हुए यहाँ गया, यहाँ 4t हो गया, फिर 4t और 4t मिलके यहाँ पे 8t हो गया, ये 4t यहाँ पहुंचा तो यहाँ 4t हो गया, फिर ये 4t का यहाँ पे 2t हो गया,
मतलब 40 40 8t हो गया। तो 8t से ये नीचे आया, ये भी 8t हो गया। फिर 8t मिलके यहाँ 16t हो गया, तो यहाँ भी 16t हो गया। अब जहां पे जो टेंशन है उसका उसी के वेलोसिटी के साथ प्रोडक्ट कर दो, लेकिन माइनस प्लस अपने हिसाब से डायरेक्शन देख लेना। धागा जिधर चलता है उधर ही डायरेक्शन लेना पड़ता है। यानी ब्लॉक से थ्रेड ऊपर जा रहा है तो ऊपर लोगे, थ्रेड लेफ्ट में जा रहा है तो लेफ्ट में लोगे, ऐसे। हाउ मेनी ब्लॉक्स डू वी हैव? वी हैव 5 ब्लॉक्स, नो 6 ब्लॉक्स, सो वी विल राइट 6 टेंशन। तो यहाँ पे टेंशन एंड वेलोसिटी दोनों आप है, ए ब्लॉक के लिए बात हो रही, तो प्लस टी इंटू 8। यहाँ पे टेंशन वेलोसिटी अपोजिट है, माइनस टी इंटू 2। यहाँ टेंशन वेलोसिटी सेम है, 2t इंटू 2। डी के लिए वेलोसिटी टेंशन इज 8t, बट वेलोसिटी नीचे की तरफ है, सो आई विल राइट माइनस। माइनस 8t, ये डी के लिए बोल रहे हैं, इंटू 1। ई के लिए टेंशन इज 4t, तो 4t एंड ई का वेलोसिटी हमें पता नहीं है, उसको वी ई में लिख दिया। और एफ के लिए माइनस 16t इंटू 4, क्योंकि टेंशन पीछे है और वेलोसिटी आगे। सबका सम कर दो 0 इक्वल टू 0। अगर इस रिलेशन को सॉल्व किया जाए तो आंसर आ जाएगा, टी को मत देखना, तो 8 माइनस 2 प्लस 4 माइनस 8 प्लस 4 वीई माइनस 64 इक्वल टू 0। तो 8 और 8 कैंसिल हो गया, 2 और 4 मिलके प्लस 2 हो गया, प्लस 2 को 62, 4 वीई इज इक्वल टू 62। तो वीई का वैल्यू आया 62/4, तो 31/2, ऐसा आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरीके से कोई भी क्वेश्चन किया जा सकता है। जितने भी ब्लॉक्स है केवल उसको देखना, अगर कोई एंड फ्री है वहां भी ब्लॉक लगा दो और उस पे भी टेंशन लेके सॉल्व कर दो। तो यहाँ पे टेंशन टी लिख दिया, यहाँ पे टी और टी, ये देखो धागा सेम, ये ही थ्रेड ऐसे घूम के यहां से घूम के यहाँ जुड़ा है, ये टी और टी हो गया। लेकिन टी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, तो टी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, तो हम टी वाले से आधा आधा कर देंगे, मतलब t/2 एंड t/2। अभी पिछले सवालों में साइड वाले 2t थे, तो जैसे टी और टी मिलके सेंटर वाला डबल हो रहा है, लेकिन यहाँ सेंटर वाले से 2 पार्ट ब्रेक होंगे तो आधा आधा हो जाएगा, तो ये t/2 हो गया। तो अब मैं इसका रिलेशन लिख रहा हूं नीचे, यहाँ पे लिख रहे हैं। तो इसका वेलोसिटी कुछ va लिख दिया, इसका वेलोसिटी कुछ vb लिख दिया, इसका वेलोसिटी कुछ vc लिख दिया, तो tva पॉजिटिव हो गया। यहां पे टेंशन 2t है सी ब्लॉक के ऊपर, माइनस 2t vc, और इसमें t/2 है, तो प्लस t/2 इंटू वीबी सर ब्लॉक की इक्वल। वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसे मान रहे हैं हम? देखो, जब वेलोसिटी का डायरेक्शन नहीं दिया तो रैंडम कुछ भी मान सकते हैं। अगर मेरा सॉल्व करने के बाद आंसर पॉजिटिव आया तो वट एवर डायरेक्शन वी हैव अज्यूम्ड इज करेक्ट। अगर मेरा आंसर नेगेटिव आ गया तो वट एवर डायरेक्शन वी हैव अज्यूम्ड इज अपोजिट, करेक्ट डायरेक्शन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन दैट वी हैव अज्यूम्ड। तो जैसे ई का वेलोसिटी इसमें पूछा है और मैंने ई को ऊपर मान लिया, तो वीई से ऊपर चलता मान लिया, तो मेरा आंसर प्लस आ गया। इसका मतलब है वीई सचमुच ऊपर है। अगर मैं वीई को नीचे मान लेता और यहाँ नेगेटिव लिख लेता तो मेरा आंसर नेगेटिव आता, तो नीचे वाला आंसर नेगेटिव आ गया, इसका मतलब असली डायरेक्शन इज अगेन अपवर्ड। तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा, इफ यू अज्यूम रॉन्ग डायरेक्शन तो आपका आंसर नेगेटिव आएगा, द नेगेटिव साइन विल टेल यू दैट यू हैव ऑलरेडी अज्यूम्ड गलत डायरेक्शन, बट द correct answer will be opposite to the direction where you have assumed the particle to be moving. ओके सर। हाँ, अब ये कहानी यहाँ पे 2-3 ब्लॉक वाली है, यहाँ पे भी बहुत सारे ब्लॉक हो गए, यहाँ पर भी कुछ हो गए। अब ये सवालों को मैं एक बार और कर रहा हूं जिसमें धागा टेढ़ा है, और फिर जहां पे धागा टेढ़ा है वहां पे एक फफूंद और है। जैसे चलो ये वाले करते हैं, अभी हमने तो अप्रोच वेलोसिटी से कर लिया था, अब मैं हमको
इसी कंस्ट्रेंट से कर रहे हैं। तो से दिस टेंशन इज टी, यहां पे टेंशन टी है, तो बी वाले धागे पे टेंशन 2t हो गया। दिस टेंशन इज टी। अब बी वाला किधर चाह रहा है मुझे मालूम नहीं, मैंने उसको नीचे मान लिया, और ए वाला तो इस पे रखा है, टेबल पे रखा है, तो केवल हॉरिजॉन्टल में ही चल सकता है, वो तो वर्टिकल में चलेगा नहीं, ऐसे खिसक गया आगे की तरफ। तो अब जब एंगल हो, जैसे 2t ऊपर है, VB नीचे है, तो हमने लिख दिया -2t VB। लेकिन यहाँ पे T और VA के बीच में एंगल 37 है, तो -T VA cos 37, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है और दो ही ब्लॉक है, तो दो का सम 0। T काट दोगे फिर से तो आ जाएगा, यहाँ प्लस लिख दिया, तो 2VB इज इक्वल टू VA cos 37। इस क्वेश्चन को भी देखते हैं, इस सवाल को। यहाँ पे P में और Q में धागे का एंड है, कोई ब्लॉक नहीं, हम ब्लॉक नहीं होता तो मान सकते हैं, यहाँ पे भी एक ब्लॉक लगा दिया, यहाँ पे भी। इसको लिखा है v वेलोसिटी से खींच रहे हैं, इसको भी लिखा है v वेलोसिटी से खींच रहे हैं, इसका पूछा है वेलोसिटी ऑफ m बताओ। तो मैंने इस थ्रेड का ये ब्लॉक मान लिया, और ये मान लिया ये ब्लॉक P वाला v से नीचे जा रहा है, Q को भी ब्लॉक मान लिया, इट इज ऑल्सो मूविंग, यहाँ पे टेंशन T लिख दिया, यहाँ T, तो यहाँ भी T हो गया, यहाँ भी T हो गया। सो दिस T हैज कंपोनेंट ऊपर की तरफ T cos थीटा, ये वाले T का भी कंपोनेंट ऊपर की तरफ हो गया T sin थीटा, एंड दो कंपोनेंट T cos थीटा ऊपर हो गया, एंड T sin थीटा इज कैंसिल्ड विद T sin थीटा, तो ये हटा दिया। सो टोटल टेंशन विल बी 2T cos थीटा ऊपर। अब इसका रिलेशन यहां लिख रहे हैं, तो P वाले ब्लॉक के लिए -TV, Q वाले ब्लॉक के लिए -TV, और बीच वाले ब्लॉक के लिए हटा देते हैं ना, तो बीच वाले ब्लॉक को तो हमने ऐसे VM से चलता हुआ ऊपर माना था, और टेंशन भी ऊपर है, तो प्लस 2T cos थीटा इंटू VM। तो इसको थोड़ा सॉल्व करें तो आंसर आ जाएगा 2V इज इक्वल टू 2VM cos थीटा, तो V इज इक्वल मतलब VM इज इक्वल टू V बाय cos थीटा, बाय cos थीटा, V बाय cos थीटा। तो आपको कुछ सवालों में थ्रेड के अलोंग वाला कंपोनेंट लेके इक्वल कर रहे थे, वो हमने पहले किया था, लेकिन अब हम लोग ज्यादातर सवालों को देखो, एक बार और देखो, मान लो ये ऐसे है, दिस इज एंगल थीटा एंड देयर इज अ थ्रेड, और ये इसको मैं खींच रहा हूं बी से, तो आप ऐसे बोल सकते हो, मान लो इसका वेलोसिटी है u, तो u का अलोंग द थ्रेड कंपोनेंट है u cos थीटा, और इस एंड का कंपोनेंट अलोंग द थ्रेड v ही है, तो v इज इक्वल टू u cos थीटा। लेकिन यही क्वेश्चन को अगर टेंशन वाले मेथड से देखें, तो यहाँ पे चल रहा है एंड को भी लगा देते हैं ब्लॉक, तो इस पॉइंट का वेलोसिटी v है, टेंशन t पीछे, इसमें टेंशन t ऊपर, एंगल थीटा u, तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट हो गया TU cos थीटा नीचे यहाँ पे, और ऊपर का डॉट प्रोडक्ट हो गया -TV, तो T काट दोगे तो V इज इक्वल टू U cos थीटा। लेकिन यहां डायरेक्टली देखा तो U cos थीटा इज ट्राइंग टू रिड्यूस द लेंथ बाय विद दिस U cos थीटा वेलोसिटी, और ये वाला एंड आगे जा रहा V से, बट लेंथ ऑफ थ्रेड तो चेंज ही नहीं होता, तो V इज इक्वल टू U cos थीटा डायरेक्टली भी लिख सकते थे। लेकिन ये लिखना तभी आसान होता है जब दो एंड हो, एक ही धागा। अगर बहुत सारे थ्रेड है, जैसे इसमें ये थ्रेड अलग है, वो दूसरा थ्रेड अलग है, इसमें भी 2-3 थ्रेड्स हैं, तो फिर इजियर मेथड इज टू टेक वर्चुअल वर्क डन, यानी T1 x1 cos थीटा 1 प्लस T2 x2 cos थीटा 2, और जितने भी ब्लॉक्स है सबके लिए ऐसा लिखा, इक्वल टू 0 कर दिया। अगर वेलोसिटी के टर्म्स में लिख रहे हैं तो T1 v1 cos थीटा 1 प्लस T2 v2 cos थीटा 2, जितने भी ब्लॉक्स के लिख रहे हैं उनका सम इक्वल टू 0। ये हमने रिलेशन बना दिया। ये यहां तक ही रुकना है जहां एंगल दिया हो। इफ थ्रेड इज कनेक्टेड एट
an angle theta with direction of velocity, तो फिर केवल वेलोसिटी का ही रिलेशन बनाएगा, देन ओनली मेक रिलेशन बिटवीन वेलोसिटीज, एक्सेलरेशन का रिलेशन नहीं बनाएगा। देखो अभी जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसमें देखो, अभी जब कुछ सवाल पहले कर रहे थे, जैसे ये तरह का क्वेश्चन, इसमें ये ब्लॉक ऊपर या नीचे चल रहा है, टेढ़ा नहीं चल रहा। इनमें ये ब्लॉक ऊपर नीचे चल रहा है, टेंशन भी उसी डायरेक्शन में है, और ब्लॉक का चलना, ये ब्लॉक नीचे चलेगा या ऊपर चलेगा, टेंशन भी, तो टेंशन एंड वेलोसिटी आर आइदर इन द सेम डायरेक्शन और अपोजिट। तो यहाँ पे कॉस थीटा वाले टर्म नहीं आ रहे हैं, इन सब में कॉस थीटा कहीं नहीं आ रहा है, ना यहाँ कॉस थीटा आ रहा है, ना यहाँ कॉस थीटा आ रहा है, ना यहाँ कॉस थीटा आ रहा है। ये सारे कहानियों में ब्लॉक और धागा टेढ़ा नहीं चल रहे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें ब्लॉक एंड थ्रेड्स आर मूविंग एट सम एंगल, तो वहां पे केवल जैसे अगर मैं कहूं कि इस सवाल में एक्सेलरेशन का रिलेशन बताओ, तो वेलोसिटी को हटा के रिलेशन एक्सेलरेशन का बिल्कुल सेम लिख दो। जैसे यहाँ लिखा है v1 इज इक्वल टू v2, तो आप a1 इज इक्वल टू 2a2 लिख सकते हो। इसमें एक्सेलरेशन ऑफ a प्लस ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ b प्लस एक्सेलरेशन ऑफ c इक्वल टू 0 लिख सकते हो। इसमें अगर एक का एक्सेलरेशन दिया है तो 7 इंटू -7 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ a इज प्लस एक्सेलरेशन ऑफ b इज इक्वल टू 0 लिख सकते हो। मतलब जहां वेलोसिटी है वहां एक्सेलरेशन लिख के सेम रिलेशन, तो सिमिलर या आइडेंटिकल रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन ऑल्सो इफ वेलोसिटी एंड टेंशन, ये दोनों वेक्टर आर कोलिनियर, या तो सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन में है। लेकिन अगर टेढ़े मेढ़े चलने वाला सवाल है तो फिर वी कैन ओनली फाइंड वेलोसिटी का रिलेशन, एक्सेलरेशन के लिए वी हैव टू डिफरेंशिएट। तो ये बात थोड़ा ध्यान रखना, एक दो एग्जांपल में कराता हूं। उससे पहले एक्सेलरेशन में जाने से पहले अभी रिलेशन डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी का ही निकाल रहे हैं। इस तरह की कहानी को कहते हैं वेज कंस्ट्रेंट, क्योंकि यहां पे अब थ्रेड कांटेक्ट नहीं है, केवल दो लोगों के सरफेस कांटेक्ट में है। तो सिमिलर रिलेशन बोलेंगे कि कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग, अब यहां पे जो जो कॉमन फोर्स है वो टेंशन नहीं है, वो कॉमन फोर्स नॉर्मल रिएक्शन है। तो अलोंग कॉमन नॉर्मल रिएक्शन, यानी दोनों के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है उसके अलोंग दोनों के कंपोनेंट सेम कर दो, यानी इक्वल कर दो। जैसे इस क्वेश्चन में क्योंकि ये वॉल है, तो ये वॉल से चिपका हुआ जो स्फीयर है ये केवल नीचे या ऊपर चल सकता है, लेफ्ट में नहीं जा सकता क्योंकि वॉल उसको लेफ्ट में जाने नहीं देगी। ये जो ट्राइंगल है वो केवल राइट में जा सकता है क्योंकि ये जो नीचे फ्लोर है वो उसको नीचे गिरने नहीं देगा। मतलब एक पार्टिकल v1 से चल रहा है नीचे, स्फीयर चल रहा है v1 से नीचे, और जो ट्राइंगल है वो v2 से राइट में चल रहा है। जो कॉमन नॉर्मल रिएक्शन होते हैं वो हमेशा वर्टिकल से वही एंगल बनाते हैं जो इंक्लाइन प्लेन बना रहा है हॉरिजॉन्टल से। एक बार और समझो क्या बोल रहा हूं मैं। इफ यू ऑब्जर्व एन इंक्लाइन प्लेन मेकिंग एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, the normal reaction on the surface, because normal reaction is always perpendicular, will make the same angle with vertical। ये बात आपको अच्छे से याद ही रहनी चाहिए, मतलब वहां पे ज्योमेट्री से एंगल निकालते नहीं फिरेंगे हम। तो यहां अगर मैं एक नॉर्मल रिएक्शन की लाइन ड्रॉ कर दूं ऐसे नॉर्मल, और एक वर्टिकल लाइन बना दूं, तो ये एंगल अगर थीटा है तो यहाँ 90 माइनस थीटा होगा, तो यहाँ थीटा हो जाएगा। यानी नॉर्मल वाला लाइन वर्टिकल से थीटा एंगल बनाते दिखेगा। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये कॉमन नॉर्मल की लाइन है, ये कॉमन
नॉर्मल। तो वेलोसिटी का कंपोनेंट v1 का v1 cos थीटा हो गया एंड v2 का v2 sin थीटा हो गया, बिकॉज दीज टू वेलोसिटीज आर ऑलरेडी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो आप कहेंगे v1 cos थीटा इक्वल टू v2 sin थीटा। समझ गए? तो रिलेशन बना v1 इज इक्वल टू v2 tan थीटा। ये किसके किसके बीच में आया? जबकि स्फीयर का वेलोसिटी इज अज्यूम्ड एज v1 एंड ट्राइंगल का वेलोसिटी अज्यूम्ड एज v2। अब चलते चलते v1 ना तो अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, ना v2 डायरेक्शन चेंज कर रहा है, ना एंगल थीटा अपना वैल्यू बदल रहा है। तो सेम रिलेशन एक्सेलरेशन का भी लिख सकते हो। एक्सेलरेशन a1 is acceleration of sphere going down and triangle acceleration a2 going horizontal has this relation a1 is equal to a2 tan theta। ये सेम सवाल इरोडोव में दिया है। ये एक्सेलरेशन a1 से चला, ये एक्सेलरेशन a2 से चला, तो फिर से सेम इंक्लाइन प्लेन अगर थीटा का है तो नॉर्मल रिएक्शन विल क्रिएट सेम एंगल थीटा विद वर्टिकल। तो एक को मैंने लिख दिया a1, दूसरे को लिख दिया a2। तो a1 का कॉमन नॉर्मल यानी दोनों के बीच का जो आपस का नॉर्मल रिएक्शन है उसके अलोंग कंपोनेंट ऑफ दिस रॉड एंड कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द ट्राइंगल दोनों सेम है। रॉड देखो ऐसे फंसा हुआ है, ये बीच में ये जो ऐसे ऐसे करके झाग बना हुआ है, मतलब ये घास जैसी बनी है, ये मतलब रिजिड सपोर्ट है। रॉड कैन मूव ओनली वर्टिकल में। इस सवाल में रॉड केवल वर्टिकल में चल सकता है, लेफ्ट राइट नहीं खिसकने दे रहा क्योंकि ये रिजिड सपोर्ट लगे हुए हैं यहाँ पे। और ट्राइंगल कैन ओनली मूव इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो सेम रिजल्ट फिर से आ गया a2 sin थीटा। अब देखो अगला सवाल। क्वेश्चन है कि एक ट्राइंगल इस इंक्लाइन प्लेन पे है जो अल्फा 1 का है, एक स्फीयर उस इंक्लाइन प्लेन पे है जो अल्फा 2 का है। जब सरफेस फिक्स होते हैं, ये फिक्स्ड सरफेस है, तो बॉडी केवल इनके पैरेलल ही चल सकती है। मतलब ये वाला स्फीयर कैन मूव अप विद मान लो वीबी एंड दिस, अच्छा ये तो ए दिया हुआ है, इसको भी ए बी लिख देते हैं और इसको ए लिख देते हैं। सो ब्लॉक ए इज गोइंग डाउन, ये ट्राइंगल ए इज गोइंग डाउन द प्लेन, ये डाउन द प्लेन अल्फा एंगल का है, अल्फा 1 एंगल का, लेकिन दोनों का ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सरफेस कांटेक्ट में है, तो दोनों के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है वो हॉरिजॉन्टल हो गया। इसको मैंने कॉमन नॉर्मल बोल दिया। अब कॉमन नॉर्मल के साथ बी का जो डायरेक्शन दिख रहा है, वो एंगल अल्फा 2 पे है, और ए का जो डायरेक्शन दिख रहा है हॉरिजॉन्टल से, वो अल्फा 1 पे है, अल्फा 1। ए को मैंने ए लिख दिया, बी को मैंने ए बी लिख दिया। तो तुमने बोला कॉमन नॉर्मल पे सेम कर लेते हैं, तो ए बी कॉस अल्फा 2 इज इक्वल टू ए कॉस अल्फा 1। ये देखो एक रिलेशन आ गया। एक का एंगल हॉरिजॉन्टल से अल्फा 1 है, दूसरे का एंगल हॉरिजॉन्टल से अल्फा 2 है, एंड द कॉमन नॉर्मल बिटवीन देम इज हॉरिजॉन्टल। सो हॉरिजॉन्टल से अल्फा 1, हॉरिजॉन्टल से अल्फा 2, सो द बोथ कंपोनेंट विद हॉरिजॉन्टल इज cos अल्फा 1 cos अल्फा 2। इसमें देखो ये वाला बी वाला चल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, ये सरफेस के इस सरफेस के पैरेलल चलेगा, और ये वाला इस सरफेस के पैरेलल चलेगा। लेकिन यहाँ 30 डिग्री है, यहाँ 60 डिग्री है, तो मतलब ये वाला हॉरिजॉन्टल से 60 बनाएगा और ये वाला हॉरिजॉन्टल से 30 बनाएगा। तो कॉमन नॉर्मल आपस में वर्टिकल दिख रहा है इनका, मतलब कॉमन सरफेस वर्टिकल दिख रहा है, तो नॉर्मल हॉरिजॉन्टल हो गया। तो एक चला वीबी नहीं वीए 30 डिग्री पर, दूसरा चला वीबी ये 10 मीटर पर सेकंड से 60 डिग्री पर। ये कॉमन लाइन जो है कॉमन नॉर्मल है, दोनों के बीच का नॉर्मल रिएक्शन। तो मैंने क्या देखा कि अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन है तो बोथ कंपोनेंट्स आर ऑलरेडी नोन, वीए cos 30 इज इक्वल टू वीबी cos 60। आंसर आ गया।
तो अगर कॉमन नॉर्मल दिखे या कॉमन थ्रेड दिखे, मतलब दो ब्लॉक के बीच में एक थ्रेड है, दो ब्लॉक के बीच में सरफेस कांटेक्ट है, तो थ्रेड वाले केस में थ्रेड के अलाउंग कंपोनेंट इक्वल कर दो, सरफेस वाले केस में नॉर्मल रिएक्शन के अलाउंग कंपोनेंट इक्वल कर दीजिए। ये कंस्ट्रेंट। अब दो तीन क्वेश्चंस देखो जिसमें मिक्स्ड कंस्ट्रेंट है। मिक्स्ड का मतलब है यहां पे सरफेस कांटेक्ट भी दिख रहा है और थ्रेड कांटेक्ट भी दिख रहा है, थ्रेड भी। ऐसे कहानियों में जैसे, अब अगर मैं इसको ऐसे छोड़ दूं तो ये क्वेश्चन आसान है, पहला वाला। ऐसे छोड़ देने पर ए वाला ब्लॉक हमेशा लेफ्ट में चलने की कोशिश करेगा, इसको A1 बोल दिया। बी वाला कैन मूव ओनली डाउनवर्ड। व्हाई डाउनवर्ड? बिकॉज बी वाला हैज नो हॉरिजॉन्टल धक्का फ्रॉम ए। अगर ए वाला लेफ्ट में खिसक गया तो ए वाला बी को छोड़ देगा, मतलब ए विल नॉट बी इन कॉन्टैक्ट विद बी, तो ए लेफ्ट में खिसकते ही बी वाला। अगर ऐसे सवाल करें तो मिक्स्ड कंस्ट्रेंट बोलते हैं। मिक्स्ड कंस्ट्रेंट में आपको स्मॉल डिस्प्लेसमेंट से सॉल्व करने से आंसर आसानी से आता है। तो हमने ये माना कि ए वाला ब्लॉक x डिस्टेंस चला गया लेफ्ट में, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट x। तो जब ए वाला ऐसे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट x चला जाएगा तो उसका पुली भी x डिस्टेंस आगे खिसक जाएगा। तो लेंथ ऑफ दिस थ्रेड मान लो L1 थी, अब L1 माइनस x हो जाएगी। तो ये वाला जो x लेंथ है ये वर्टिकल में इस तरफ ट्रांसफर हो जाएगा। तो बी वाला ब्लॉक विल फॉल डाउन बाय x डिस्टेंस। व्हाई? बिकॉज इधर का x डिस्टेंस धागा कम होके इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो बी विल फॉल बाय डिस्टेंस x। तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट से हमने पता किया कि अगर ए वाला ट्राइंगल ए से चला या x से चला तो बी वाला ब्लॉक x से नीचे चला, और बी और ए आपस में सरफेस छोड़ देंगे तो बी हॉरिजॉन्टल में नहीं चला। तो अब मैं एक्सेलरेशन का रिलेशन बनाऊं तो इफ आई अज्यूम ट्राइंगल टू बी मूविंग विद एक्सेलरेशन ए, आई हैव टू अज्यूम मास ब्लॉक बी टू बी मूविंग विद एक्सेलरेशन ए ओनली डाउनवर्ड्स। ये इनिशियल बात हो गई। बट इसी सवाल को दूसरे तरीके से दिखाता हूं मैं। अब देखो, ऐसे क्वेश्चन हो, ये धागा बांध दिया और पुल्ली लगा दी। एक मिनट, हाँ, धागा बांध दिया, पुल्ली लगा दी और ये ऐसे लगा दिया। अब आराम से देखना, सेम कहानी है, बट अब की छोटा वाला ब्लॉक इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ बड़ा वाला ब्लॉक। बड़े वाले ब्लॉक को ऐसे फ्लैट बना दिया जिससे कि सरफेस ऐसे कांटेक्ट। अब तुम ऐसे छोड़ दोगे तो ये थ्रेड अभी भी लेफ्ट में खींचेगा, तो बड़ा वाला ब्लॉक किसी एक्सेलरेशन ए से लेफ्ट में चलेगा। सपोज दिस इज ए, दिस इज बी। लेकिन ये अब जब लेफ्ट में चलेगा तो कांटेक्ट सरफेस बी को भी लेफ्ट में पुश करेगा। तो नाउ बी हैज टू एक्सेलरेशंस। अगर मैं ए को थोड़ा सा एक्स आगे खिसका दूं तो लेंथ ऑफ दिस थ्रेड विल डिक्रीज बाय एक्स, क्योंकि ये धागा यहां से यहां जुड़ा हुआ है। तो दिस लेंथ विल डिक्रीज बाय एक्स, तो दिस लेंथ विल इंक्रीज बाय एक्स, यानी बी विल फॉल डाउन बाय एक्स, बट बोथ ब्लॉक्स आर इन कॉन्टैक्ट ऑन दिस सरफेस। तो जैसे ही ए को लेफ्ट में चलाएंगे बी भी लेफ्ट में एक्स चलेगा, क्योंकि सरफेस का कांटेक्ट बना रहेगा। तो मैंने ऐसा अज्यूम किया कि ए का एक्सेलरेशन अगर स्मॉल ए है तो बी का एक्सेलरेशन वर्टिकल में भी ए है और हॉरिजॉन्टल में ए है। ये हॉरिजॉन्टल आया है सरफेस कांटेक्ट की वजह से और वर्टिकल वाला आया है थ्रेड की वजह से। थ्रेड कांटेक्ट में है, थ्रेड कनेक्टेड है तो वर्टिकल में चला, और सरफेस कांटेक्ट है तो हॉरिजॉन्टल में चला। सो बी ब्लॉक हैज टू एक्सेलरेशन, तो टोटल एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी विल बी √2a। तो इस तरह के क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से मिक्स कंस्ट्रेंट वाले को बार बार देख के कर लेना, इन्हीं में ही फंसाते हैं। लेकिन इनमें अगर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट या रिलेटिव मोशन से करोगे तो हो जाएगा। जैसे इस वाले क्वेश्चन को देखो, इस वाले से, इस क्वेश्चन में अगर धागा ऐसे लगा है तो धागा विल पुल
दिस ब्लॉक बी टूवर्ड्स, मतलब ट्राइंगल बी टूवर्ड्स लेफ्ट, तो ट्राइंगल का एक्सेलरेशन हमने ए मान लिया लेफ्ट में। लेकिन जैसे ही ये x डिस्टेंस आगे गया तो ये थ्रेड का लेंथ विल डिक्रीज बाय x। ये देखो, ये जो धागा है, ये अगर मैं इस ट्राइंगल को x डिस्टेंस आगे शिफ्ट कर दूं, ऐसे x डिस्टेंस आगे, तो ये पुली इसका यहां पहुंच जाएगा। तो जितना लेंथ था ये x आगे चला गया, तो हॉरिजॉन्टल थ्रेड विल बी l माइनस एक्स। तो जो थ्रेड डिक्रीज हो जाता है वो दूसरे साइड इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि सिंगल लेयर चल रहा है। तो हम कह सकते हैं यहां, ये रहा, अब मैं इसको पहले मिटा देता हूं जिससे कंफ्यूजन ना रहे। तो हमने क्या किया, ये मिटा दिया। अब फिर से देखो, अगर इस ब्लॉक इज मूव्ड बाय स्मॉल डिस्प्लेसमेंट x, दिस लेंथ विल डिक्रीज बाय x। हॉरिजॉन्टल लेंथ डिक्रीज हुआ तो ये लेंथ विल इंक्रीज बाय x। तो अब ये ब्लॉक तो जाएगा ही जाएगा नीचे, लेकिन ब्लॉक ऑलरेडी इस ट्राइंगल पे रखा हुआ है। तो एज सुन एज दिस ट्राइंगल मूव्स टुवर्ड्स राइट बाय x, तो उस पर रखी हर चीज, जैसे यहाँ पे अगर कीड़ा बिठा दूं, एक इंसेक्ट बिठा दूं और ट्राइंगल को x आगे खिसकाऊं, तो अगर इंसेक्ट इस पे बैठा हुआ है तो इंसेक्ट भी आगे चला जाएगा। जैसे ट्रेन में तुम बैठ जाओ, ट्रेन मूव्स x, तो यू ऑल्सो। तो क्योंकि सरफेस कांटेक्ट है, तो नीचे वाला जितना चलेगा ऊपर वाला उतना तो चलेगा ही, साथ में नीचे फिसलेगा। सो दिस ट्राइंगल वाला, मतलब दिस ब्लॉक हैज टू एक्सेलरेशन, वन ए डाउनवर्ड, वन ए आगे, जबकि ट्राइंगल हैज वन एक्सेलरेशन ओनली, ए आगे। और यहां पे जो एंगल है, ये एंगल थीटा दिया है, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा से इसका रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ऐसे टेढ़ा हो जाएगा। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन को देखो, ये वाले को, ये भी मिक्स्ड कंस्ट्रेंट है, ठीक है ना। अब मैंने मान लो इसको मैंने x खिसकाया, x, तो जो हॉरिजॉन्टल थ्रेड है ये डिक्रीज हो जाएगा x, जबकि ये जो टेढ़ा थ्रेड है ये डिक्रीज हो जाएगा x cos थीटा। कितने एंगल पे, 60 पे, तो ये कितना डिक्रीज हो, x cos थीटा। तो ये भी डिक्रीज हो गया, ये डिक्रीज हो गया, तो ये नीचे आ जाएगा x प्लस एक्स cos थीटा। ये कैसे, टेढ़ा वाला कैसे डिक्रीज होता है उसको देखो। अगर मैं इसको x आगे बढ़ा दूं ट्राइंगल को, तो धागा जो 60 डिग्री पे जा रहा है, ये 60 डिग्री पे, ये ट्राइंगल x आगे चला गया, तो ट्राइंगल का ये जो P1 वाला पॉइंट है, यहाँ x आगे चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा P1। तो धागा फिर P1 के ऊपर से ऐसे जाता हुआ दिखेगा मुझे। एक मिनट है, तो देखना, मान लो पहले थ्रेड का ये था, यहां से P1 था, फिर P1 को मैंने x आगे खिसका दिया, तो P1 अब यहाँ पे P2 बन गया है। तो थ्रेड अब ऐसे दिखेगा जाते हुए, ऐसे ऐसे जाके फिर यहां से घूम के जाएगा। तो अगर ये x है और यहाँ पे थीटा है, तो इसका परपेंडिकुलर अलोंग द थ्रेड वाला लेते हैं केवल, है ना, डिस्प्लेसमेंट अलोंग द थ्रेड, वेलोसिटी अलोंग द थ्रेड। तो ये x है, तो x अलोंग द थ्रेड हो गया x cos थीटा, मतलब लेंथ ऑफ थ्रेड विल डिक्रीज बाय x cos थीटा। और ये चला x, यहां से x चला, तो अलोंग द थ्रेड कितना चला, अब इधर तो अलोंग द थ्रेड, तो मैंने ये जो कैपिटल M का ब्लॉक है, इसको अगर x आगे चलाया, तो ये जो हॉरिजॉन्टल थ्रेड है ये x ही डिक्रीज होगा, बट टेढ़ा वाला थ्रेड x cos थीटा, तो नीचे मिलेगा x cos थीटा, x प्लस एक्स cos थीटा, लेकिन ये उसके ऊपर रखा है तो x आगे। तो अब मैं देखो इस इंक्लाइंड प्लेन वाले ब्लॉक को बोलता हूं स्मॉल m जो है, ये नीचे गया x प्लस एक्स cos थीटा और आगे गया x। आगे x क्यों गया, क्योंकि जिस ट्राइंगल पे बैठा है वो ट्राइंगल भी आगे जा रहा है x। ठीक है, तो इस मोमेंट पे अगर वेलोसिटी का रिलेशन पूछा जाए, तो आप ऐसा बोल देंगे, इफ ट्राइंगल मूव्स विद v, जब द ब्लॉक हैज टू वेलोसिटीज, ऐसे डाउन द प्लेन v प्लस v cos 60, एंड हॉरिजॉन्टल में ऑन द ब्लॉक, जो ट्राइंगल है वो वाला v तो दे ही दो, और ये v प्लस v cos 60 है। ऐसे देखो, एक क्वेश्चन और बनाते हैं।
ये HC वर्मा में दिया हुआ है। एक मिनट ना, वॉल बाद में बनाते हैं। यहाँ पे पुली लगा दिया, ये धागा नीचे गया, यहाँ पे एक और पुली, यहाँ से फिर एक धागा जोड़ दिए, इस ब्लॉक को कनेक्ट कर दिया। ये ब्लॉक है मान लो। तो देर आर 2 ब्लॉक्स, वन इज A, अदर इज B। अब ये जो B वाला है ये टेबल पे रखा है, तो धागे जिस तरफ जाते हैं उधर ही फोर्स लगेगा, तो B वाला ब्लॉक विल मूव टुवर्ड्स राइट बाय X। तो जैसे ही नीचे वाला धागे को देखोगे इसका लेंथ डिक्रीज हो जाएगा बाय X, बट ये वाले 2 पुली फिक्स हैं दीवार पे, तो इनका लेंथ नो चेंज। और ये वाला हॉरिजॉन्टल थ्रेड में ये पुली फिक्स है, लेकिन ये वाला पुली आगे चलेगा X से, तो दिस लेंथ विल आल्सो डिक्रीज बाय X। तो ये डिक्रीज बाय X, ये डिक्रीज बाय X, ये बची धागा, तो ये धागा विल गो डाउन बाय 2x, क्योंकि x और x मिलके इसको मिलेगा 2x। बट ये सरफेस कांटेक्ट भी है, इसलिए ये x आगे भी चलेगा। सो द ब्लॉक व्हेन इट इज कनेक्टेड और सरफेस कांटेक्ट हो जाए, तो जितना बड़े ब्लॉक को दे रहे हो वो तो दे ही दो, और उसके रिलेटिव जितना चला रहे हो वो भी चला लो। तो ये 2x नीचे, x आगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपको थोड़ा समझना है, इस तरह के सवालों पे थोड़ा सा फोकस बढ़ाना है। जैसे देखो ये ब्लॉक है, ये वाला, इस बड़े वाले ब्लॉक को मैंने x मान लिया आगे, तो ये थ्रेड कम हो गया, डिक्रीज बाय x हो गया। ये थ्रेड आल्सो विल डिक्रीज बाय x, क्योंकि जैसे ही आगे चलेगा ये पुली विल गो अहेड। ये पीछे ये वाला पुली फिक्स्ड है, ये पुली x आगे चलेगा तो थ्रेड विल डिक्रीज बाय, तो ये जो B वाला ब्लॉक है ये नीचे जाएगा 2x, बट B वाला ब्लॉक इज फिक्स्ड, अंदर फंसा हुआ A के, तो A जब राइट में चलेगा तो B राइट में भी चलेगा। तो B वाला ब्लॉक हैज नाउ 2 एक्सेलरेशन, वन इज 2x डाउन एंड x राइट। तो जो बड़ा वाला है उसको x चला लो। तो अगर अब मैंने क्वेश्चन किया कि ब्लॉक जो बड़ा वाला A वाला ब्लॉक है, इसका एक्सेलरेशन अगर A है, तो B वाला जो ब्लॉक है उसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड 2a है और हॉरिजॉन्टल में A। तो अब यहां पे T1 V1 T2 V2 नहीं कर रहे, अगर सरफेस कांटेक्ट भी दिख रहा है, थ्रेड कांटेक्ट भी दिख रहा है, तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट से फिर एक्सेस थ्रेड को दूसरे साइड पहुंचा दो, एंड वॉट एवर डिस्प्लेसमेंट ऑफ बड़ा ब्लॉक यू हैव टेकन उसको भी इंक्लूड कर दो छोटे वाले में। तो इट इज कॉल्ड मिक्स कंस्टेंट, इट हैज 2 रिलेशंस एट वंस। तो मैंने जो आज पढ़ाया उन सारी बातों को थोड़ा रिवाइज करो, और मैं असाइनमेंट नहीं भेज रहा हूं, तुम अपनी कोचिंग का ही जो एक्सरसाइज होगा वो ही एक्सरसाइज एक बार ध्यान से करो। फिर जो क्वेश्चन नहीं होंगे उनको तुम मुझसे पूछो, कैसे फोटो खींच के पर्सनल मैसेज में भेज देना सवाल जो भी पूछने हो, ठीक है ना। एक बार रिवाइज कर लेना, और अगर इनसे अलग कोई सवाल तुमको दिखता है तुम्हारे मॉड्यूल में या तुम्हारे नोटबुक में या तुम्हारे किसी असाइनमेंट में, कोचिंग में अलग कोई भी सवाल दिखता है एंड यू फील कि भाई ये हमने जो मेथड पढ़ा है उससे नहीं हो रहा, तो प्लीज शेयर, मुझे बताना, मैं आपको उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है ना। यहाँ पे मामला फंसता है कई बच्चों का, तो ये क्लियर कर लो, ठीक है भाई। अब क्लास खत्म होती है, अपने इंडिविजुअल डाउट अलग अलग पूछो, तुम लोग नहीं पूछ रहे हो उससे मुझे थोड़ा तकलीफ हो रही है, ठीक है बच्चों। बाय बाय। बाय सर, नमस्ते सर। नमस्ते। Bye, sir. Thank you, sir. बाय। Fine, sir. Thank you, sir.